डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी पूरी लीक हो चुकी है, इसके बारे में ऑलरेडी सब लोगों को पता है, बट अभी हमको पता चल रहा है इस लीक मूवी को ऑलरेडी 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है। तुम समझ रहे हो, द नंबर्स आर एक्चुअली ह्यूज। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों को बताया था ये लीक वर्जन देख के अपना एक्सपीरियंस खराब मत करो। अगर रहा नहीं जा रहा है तो जाके मांगा रीड करो। वहाँ पर तुमको एनिमेशन नहीं दिखेगा, बट एटलीस्ट तुमको पता लगेगा कि वहाँ पर चल क्या रहा है। पर चलो बोलने का क्या फायदा, लोन तो देख तो ही जा रहा है लीक वर्जन, बट जिनको देखना नहीं है बट स्टिल जानना कि इन्फिनिटी कैसल में हुआ क्या, उन लोगों के लिए ब्रेकडाउन वीडियो विद मांगा पैनल्स। बेसिकली इस आर्क में 3 डिफरेंट फाइट्स और तीनों फाइट को मैंने अलग अलग से कवर करके रखा था। आज के वीडियो में तीनों फाइट को एक साथ कंबाइन करके एक वीडियो बना रहा। अगर जिनको पूरे इन्फिनिटी कैसल के बारे में जानना है उनको एक ही वीडियो से पता लग जाए। मैं पहली बता दूं, जिन लोगों को वेट करना है, कोई स्पॉइलर नहीं चाहिए, तुम लोग ये वीडियो मत देखना। इट्स फॉर दोस जिनको वेट नहीं करना है। हम लोग स्टार्टिंग में देखते शिनोबु लैंड करने के साथ साथ बोलते यहाँ से ब्लड की स्मेल आ रही है। ये जगह कहाँ पर है? वो आगे चलने लगती है और चलते चलते वो चेम्बर पर आ जाती है, जहाँ पर हम लोग देखते बहुत सारे लाशें जिनको मार दिया गया और वहाँ पर डोमा बैठा। शिनोबु एंटर लेने के साथ साथ डोमा फील कर लेता है यहाँ पर कोई तो है। अगर डोमा बोलते ओके यहाँ पर कोई है, ओके यहाँ पर एक लड़की है। यहाँ पर ये लड़की दिखने में ठीक ठाक एंड बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही है। पूरे नाकिमे चैन को बाद में थैंक यू बोलना पड़ेगा। यहाँ पर डीमन नाकिमे का नाम मेंशन क्यों किया गया? ऑफ कोर्स शी इज द वन जो सारे के सारे अलग अलग डीमन स्लेयर्स को अलग अलग जगह भेज रही है। पर तुम में से जितने लोगों को डोमा के बारे में बताने मैं बता देता हूँ, ही इज समथिंग एल्स। वो कोई भी फाइट किसी भी ओपोनेंट को सीरियसली लेता नहीं, वो पूरे टाइम हंसते रहता है। वो हंसते हुए रोते ओपोनेंट की तारीफ करता है, उनका मजाक उड़ाता है, उनको रोस्ट करता है। उसका पर्सनैलिटी ऐसा ही है। फॉर दैट रीजन आई लव दिस डीमन। पर्सनली मेरा फेवरेट अपर मून है। अरे बात करते ना तुमको बढ़िया लगेगा। अब आगे शिनोबु डोमा को देख लेती है और डोमा को देखने के साथ साथ उसको अपनी बड़ी बहन की याद आती है और हमारे सामने एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं उसकी बड़ी बहन वाज डाइंग और कनाए मरते हुए बोल रही थी, शिनोबु मुझे पता है तुम बहुत ही बढ़िया हंटर हो, बट तुमको ये हंटिंग वाला काम छोड़ देना चाहिए। मुझे पता है तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बट तुमको ये छोड़ना पड़ेगा। अरे मरते टाइम ऐड करते मैं चाहती हूँ तुम बाकी नॉर्मल लड़कियों की तरह रहो, खुश रहो, नॉर्मल लाइफ लीड करो और बहुत ही लंबे टाइम तक जियो। दैट्स इट। बट शिनोबु वाज लाइक कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, जिस डीमन ने आपको मारा मैं उसको मार दूंगी, मैं बदला लूंगी। नाइसान आप मेरे को बस इतना बताइए कि आपके साथ ही कौन सा डीमन ने किया। ये सब देखने के बाद मैं नॉर्मल लाइफ बिल्कुल भी लीड नहीं कर सकती हूँ। अरे शिनोबु की बड़ी बहन मरते वक्त बोल के जाती है वो डीमन एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो बोलते हैं इट वाज अ डीमन जिसके सर के टॉप में एक ब्लड स्टेन लगा है। और इसी टाइम हम लोग देखते हैं डोमा अपना टोपी खोल के बोलता है हेलो मेरा नाम डोमा है, आज की रात बढ़िया बढ़िया है ना। और वहाँ पर शिनोबु नोटिस कर लेती है हाँ वहाँ पर टॉप पे ब्लड स्टेन ही लगा हुआ। अरे शिनोबु डोमा को देख के ये भी याद कर रहा था उससे बड़ी बहन ने मरते वक्त बोला था ये जो डीमन है ये हंसता रहता है, जेंटल वे में बात करता है, बहुत ज्यादा शांत रहता है। अरे हम लोग देखे डोमा के आसपास जितनी लड़कियों को डोमा ने मार के रखा है वहाँ पर एक लड़की अभी भी जिंदा है। वो चिल्ला रही थी कि मेरे को बचा लीजिए एंड डोमा वाज लाइक चुप कर हम बात कर रहा है। बट सडनली वहाँ पर शिनोबु लाइटनिंग की स्पीड से आ जाती है और उस लड़की को लेके चली जाती है। शिनोबु उस लड़की को बचा के पूछती है तुम ठीक हो ना? डोमा उसकी स्पीड देख के बोलती है अरे तुम तो बहुत फास्ट हो। पर आगे हम लोग देखते हैं डोमा ने अपने स्टिंग को यूज करके उसको अलग अलग हिस्सों में काट दिया। उसकी कूद पर थी वो लड़की बट स्टिल एकदम वही पर खत्म थी। उसको मारने के बाद डोमा उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसको बाद में खा दूंगा। अरे शिनोबु को याद आती है कनाए मरने से पहले ये भी बोल की गई ये जो डीमन है इस 4 पेयर ऑफ फैंस यूज करता है। दोस्तों थैंक यू सो मच तुम्हारे इनक्रेडिबल सपोर्ट के लिए। तुम्हारे सब्सक्रिप्शन लाइक्स एंड कमेंट्स मेरे लिए प्राइसलेस है। बोलता मैं इटर्नल पैराडाइज कल्ट का फाउंडर हूँ। मेरा काम है मेरे वर्शिपर्स को खुश करना और अपने आप को खुश रखना। ये जो लड़की है इसको मैं बाद में चबा के खा जाऊंगा, कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। अगर शिनोबु मनी मन बोलते कि वो डीमन है जिसने मेरी बहन को मारा। अगर शिनोबु डायरेक्टली डोमा को बोलती है सब लोगों को खुश कर रहा, वो पागल आ गया। थोड़ी देर पहले ये लड़की चिल्ला रही थी दर्द से। अगर डोमा ये भी बोलता है तुमको पता है ना कि सब लोग मरने से डरता है, तो मैं उन लोगों को खा जाता हूँ ताकि वो लोग मेरे साथ हमेशा जी पाए। जितना सब कुछ है मैं सारे चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ, उनको रेस्क्यू करता हूँ और उनको गाइड करता हूँ एनलाइटमेंट की तरफ। तो मैं ये सब बहुत ही काम हुए में बोल रहा था। अरे शिनोबु ये सब कुछ सुन के बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलने लगे तू पागल है, तेरी बातचीत सुन के मेरे को उल्टी आ रही है। अरे शिनोबु से ये सब कुछ सुन के डोमा थोड़ा शौक होने का नाटक करता और बोलता अरे यार हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहा है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना चलता। डोमा बोलता तुमको अगर किसी चीज से परेशानी है तुम मेरे पास करीब आ जाओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। आगे शिनोबु और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रेज में चली जाती है और बोलने लगती है योर द वन जिसने मेरी बहन को मार के जो हावड़ी मैंने पहन के रखा था इसको नहीं पहचान रहा। अगर डोमा थोड़ा शौक हो जाता है पुरानी बात को याद करने लगता है और बोलता है ओके तुम्हारा मतलब वो फ्लोर ब्रीथिंग वाली लड़की ओके। अरे डोमा मुझसे वो लड़की बहुत क्यूट एंड स्वीट थी यार, अफसोस तो इस बात की है मैं उसको खा नहीं पाया बिकॉज द सन वाज कमिंग। मुझे अभी भी याद है मैं उसको खाना तो चाहता था बट खा नहीं पाया। सुनने के साथ शिनोबु इमीडिएटली अपने सूट से डोमा की आंखों का स्टेप कर देती है और शिनोबु यूज करते हैं ब्रीथ ऑफ इंसेक्ट
टर्म्स ऑफ द पेस्टिंग और डायरेक्टली एकदम डोमा को स्टैप कर देते हैं उसी मोमेंट पर। डोमा स्टैप लेने के बाद उस लाइक ओके ये स्टेप बहुत बढ़िया था, मैं इसको अपने हाथों से रोक नहीं पाया यार। और डोमा की यूज करता है ब्लड डिमन टेक्निक लोटस आइज, जिससे बचने के लिए शिनोबु बहुत दूर चली जाती है बट स्टिल शिनोबु के हाथ और फेस पर थोड़ा लग जाती है। शिनोबु वाज फीलिंग सुपर कूल। शिनोबु मन ही मन बोलने लगती है द एयर इज कूल इनफ टू रिप समवन्स लंग्स टू श्रेड्स। अब शिनोबु का मूवमेंट देखने के बाद डोमा वाज लाइक ओके यार तुम तो बहुत फास्ट हो, पर यार इट्स टू बैड बिकॉज़ तुम स्टेप करके किसी डेमन को मार नहीं सकते। डेमन को मारने के लिए तुमको उसका गला काटना पड़ेगा। पर शिनोबु वाज लाइक मैं गला काट के नहीं मार सकती हूँ तो क्या हुआ, मैं पॉइजन तो यूज कर सकती हूँ ना। पर आगे हम लोग इमीडिएटली देखते हैं डोमा के बॉडी पे एकदम पॉइजन फैल जाती है और शिनोबु मन ही मन बोलने लगती है यार मुझे पता नहीं है पर उनके ऊपर ये पॉइजन काम करेगा भी या फिर नहीं। और हम लोग आगे देखते हैं डोमा वाज ब्लीडिंग सो हैवीली, वो दर्द से चिल्लाने लगता है। वो बोलने लगता है इससे पहले जो मेरे ऊपर पॉइजन यूज किया गया था माउंटेन में ये उस पॉइजन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट डोमा हरामी है। आगे डोमा स्माइल करते बोलता है यार देख के तो लग रहा है मैं तुम्हारे पॉइजन को डिकम्पोज कर गया, बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे लिए। आगे डोमा लिटरली शिनोबु को बोलता है मुझे पता है तुमने इसको यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया, जब तुम अपने ब्लड में पॉइजन डालते हो तब तुम्हारे ब्लड के अंदर से बहुत ही बढ़िया यूनिक साउंड आती है, ऐसे तुम अपने ब्लड के अंदर पॉइजन को डालते हो, पॉइजन को मिक्स करते हो। बट ये सब कुछ डोमा शिनोबु को हंसते हुए बोल रहा था लेकिन डोमा उसके मजाक उड़ा रहा है लिटरली भाई। अरे डोमा हंसते हुए सीरियसली बोलता है यार दिस इज सो मच फन, पॉइजन के साथ अटैक होना तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुमको क्या लगता है तुम्हारा नेक्स्ट मूव है वो क्या मेरे ऊपर काम करेगा? प्लीज यार मेरे ऊपर एक और बार अटैक करो ना, एक और शॉट दो। इज व्हाट आई वाज सेइंग। अदर डेमन उसका पर्सनालिटी उसका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा अलग है। दिस व्हाई आई लव दिस डेमन सो मच। पर शिनोबु ट्रिगर हो जाती है और बोलती है ओके ठीक है मैंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था। शिनोबु एक और अटैक यूज करने वाले थे बट सडनली हम लोग देखते हैं डोमा का फ्लैशबैक बीच में आ जाता है। फर्स्ट में डोमा कैरेक्टर जैसे प्योर डेमन है, मार वार के खा जाता है, उसका फ्लैशबैक भी वैसा ही है, उतना ज्यादा डेप्थ नहीं है, उतना ज्यादा फीलिंग नहीं है, इससे हम लोग को समझ में आता है ही इज अ प्योर डेमन। बट स्टिल मैं तुम लोगों को बता दूं उसके बैक स्टोरी के बारे में। डोमा बचपन से बहुत ज्यादा काइंड एंड स्मार्ट था, उसके पास बहुत ज्यादा दुख दर्द लेके लोग आते थे, उसका काम था उन लोगों को खुश करना। बचपन से ही वो सुपर ब्यूटीफुल फॉर दैट रीजन लोग उसको पसंद करते थे और उसके आंखों पे रेनबोज था जो देखिए उसके आसपास के जितने लोग थे वो उसको एज ए गॉड ट्रीट करते थे। उसके पास अपने प्रॉब्लम्स लेके आते थे, लोग उसके हेयर स्टाइल को देख के बोलते थे ये जो ओक हेयर साइन है इससे पता चलता है ये बच्चा एकदम इनोसेंट है, ये बच्चा बहुत ज्यादा स्पेशल है। वहाँ पर लोग मानते थे जो बच्चा है ये गॉड की आवाज सुन सकता है। वो धीरे धीरे अपने बैक स्टोरी को बताने लगता है और बोलता है यार मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज्यादा स्टूपिड थे, स्टूपिड ना होते तो वो थोड़ी ना यार ये इटर्नल पैराडाइज काइल्ड को बिल्ड करते। तो उनके पेरेंट्स डोमा को बचपन से एज अ गॉड ट्रीट करते थे, एक पैराडाइज काइल्ड बिल्ड किया लोगों के लिए ताकि लोग यहाँ पर अपने प्रॉब्लम शेयर करें। डोमा के पेरेंट्स बताते थे डोमा इज समवन जो गॉड की आवाज सुन सकता है। डोमा मनी मन बोलता है यार मैं कहाँ गॉड की आवाज सुनता हूँ, मैंने आज तक कभी गॉड की आवाज सुना ही नहीं। डोमा ने बोलता शुरू में जो ह्यूज क्राउड मेरे सामने आकर उनके प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे, मेरे लिए शुरू में ये सब कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। मुझे लाइक कम होने यार इतने बड़े बड़े लोग एक बच्चे के सामने आके रो रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं, एडवाइस मांग रहा है एक बच्चे से। ये सब कुछ देखिए बचपन में डोमा भी यार थोड़ा फिकर कर रहा था ये लोग क्या सच्ची में ठीक है या बट दिमाग में प्रॉब्लम है। बट वो जो लोग डोमा के पास आते थे प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे उनकी स्टोरी सुनने के बाद बहुत बुरा लगा। वो जो लोग डोमा के पास आते थे आके बोले थे यार हम लोगों को गाइड करो, और ये सब कुछ देख के डोमा रोने लगता था और मनी मन वो बचपन में बोलता था दिस इज सैड, पैराडाइज सच्ची में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, एक डम फेरी टेल है जो लोगों ने बनाया, ये सब कुछ डिल्यूशंस है जो लोगों ने अपने आप से बनाया, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बट बेचारा बच्चा था, ये सब कुछ देख के लोग स्टोरी सुन के वो रोने लगता था। तो वही सारे लोगों के सफरिंग देखने के बाद मनी मन बोलते थे जो गॉड है जो बुद्धा है ये सच में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा सिंपल है बट यहाँ पर जो लोग हैं डिकेड्स के बाद डिकेड्स जीते हुए जा रहे हैं और इसको रियलाइज नहीं कर रहा है। मेरे जैसे बच्चे के सामने आके रो रही है। उससे बैक स्टोरी में हम लोगों ने टाइम टू टाइम डोमा बड़ा होता हुआ गया और उसके पास जितने लोग आते थे उनको डोमा मार दे रहा था, सच्ची पर मार के खा जाता था और उसके जो स्केलेटन्स है वो सारे स्केलेटन्स वो कलेक्ट करके रखता था प्रो सीरियसली। अगर डोमा ये सब करते हुए बोलता है जब ये लोग मर जाता है इनको कुछ मिलता ही नहीं रिटर्न, मरने के बाद उनका हार्ट रुक जाता है, ब्रेन रुक जाता है और उनकी पूरी बॉडी मिट्टी के साथ मिलके खराब हो जाती है। वो दैट रीजन आगे डोमा बोलता है जब तक तुम जीते हो तुम्हारे लिए जो दुनिया है ये तुम्हारा इटर्नल फेट है। डोमा वाज लाइक ये जो सिंपल सा फैक्ट है लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता है। वैसे स्टूपिड बनना बहुत ज्यादा टफ है भाई, इट मस्ट बी सो हार्ड बीइंग स्टूपिड। बट डोमा वाज लाइक मैं सारे का स्टूपिड लोगों को खुश करना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ और ऐसे कुछ करने के लिए दुनिया में मेरी जन्म हुई। दैट इज एक्चुअली हिज बैक स्टोरी। उसकी पर्सनालिटी की तरह उसकी बैक स्टोरी भी सेम टू सेम मिल जाती है भाई। देयर इज नथिंग इन हिज बैक स्टोरी जो देख के हम लोग थोड़ा सैड फील करें ना ब्रो। डोमा अदर डेमन भी कुछ फील करता ही नहीं है। ये बैक स्टोरी खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं डोमा के ऊपर शिनोबु ने ऑलरेडी 5 बार अटैक कर दिया और 5 अटैक में डोमा को कुछ हुआ ही नहीं।
उसका पॉइजन डोमा के ऊपर काम कर ही नहीं रहा। ये सब कुछ देखने के बाद डोमा बोलता है यार स्लोली तुम्हारे पॉइजन कम इफेक्टिव हो रहा है मेरे बॉडी के अंदर। ये बताओ एक लड़की यार कितने पॉइजन को बना सकती है। अगर डोमा नोटिस करता शिनोबू ऑलरेडी थक चुके। देखने के बाद डोमा वाज लाइक यार तुम तो थक चुके, सांस लेने में दिक्कत हो रही, ये बताओ तुम ठीक हो ना। अभी ये सब देखने के बाद शिनोबू मनी मन बोलने लगती है कि ओके ये कपड़ों का स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर पॉइजन काम नहीं आता। जिस स्पीड से ये बंदा अपने अंदर रेजिस्टेंस को डेवलप कर रहा है ये एबनॉर्मल है। अभी डोमा वो सिंह तुमने मेरे ब्लड डेमन टेक्निक का ब्लो लिया, हमारा लंग्स का हाल ठीक नहीं है। डोमा ने फ्रोजन ब्लड को फॉग में बदल दिया और उसको अपने फैन को यूज करके पूरी जगह फैला दिया। पूरी जगह पे सांस लेने का मतलब एक खतरा। तो ये सब कुछ देख के आगे शिनोबू ब्रेथ ऑफ इंसेक्ट डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई यूज करती है और सीधा अटैक कर देती है डोमा के ऊपर। इस स्टडी में तो हम लोग देखते हैं डोमा एकदम ब्लीडिंग कर रहा था बहुत ज्यादा। एंड डोमा सिंह यार तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो, यू माइट बी द फास्टेस्ट प्लेयर जिसके साथ मैंने अभी तक मिला। वैसे अगले सीन में हम लोग देखते हैं शिनोबू को डोमा ने स्लैश कर दिया, मैसिव स्लैश, जो स्लैश लेने के साथ साथ शिनोबू नीचे गिर जाती है। शिनोबू एक साइड पे पड़े थे। आगे डोमा शिनोबू को बोलते हैं तुम मेरे गले को काट सकते थे अपने पॉइजन को यूज ना करके, तुम यहाँ पर अपने स्पीड को यूज करके इस बैटल को जीत सकती थी। आगे डोमा हंसते हुए बोलता ये अलग बात है कि ये भी काम नहीं आता मेरे ऊपर, यू आर टाइनी आफ्टर ऑल, मतलब शिनोबू बहुत छोटी मोटी है। आगे हम लोग देखते हैं शिनोबू वाज हैवीली प्लेटिंग, वो अपने दोनों हाथों की तरफ देखती और बोलती रहती है मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हुआ, Why didn't I get any taller? अगर मेरी बॉडी थोड़ी और बड़ी होती कि मैं इस डेमन का सर काट सकती थी। शिनोबू सोच रही थी हाथ पैर जितना बड़ा होता है वहाँ पर मसल उतना ज्यादा होता है, इससे एडवांटेज भी ज्यादा मिलता है। शिनोबू सोचने लगती है मेरी बड़ी बहन मेरे से लंबी है, हिमाजिमा की भी साइज भी बड़ी है। जब वो लोगों को बचाने जाता है लोगों को देख के लगता है कि ना वो लोगों को बचा पाएंगे। और मुझे पता है कनाई-सन मरने से पहले मुझे क्या बोलना चाहती थी। शिनोबू यू विल प्रोबेबली लॉस्ट टू द डेमन, मतलब उसकी बड़ी बहन मरने से पहले ये बोलना चाहती थी शायद शिनोबू डेमन के साथ हार जाए। कनाई तो ये बोलना चाहती थी बट बोल ही नहीं पाई, वही पर अपने आप को रोक दिया उसने। आई एम देते शिनोबू एकदम वही पर टूट गई थी, अपना हौसला खो दिया था, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। शिनोबू वाज हैवीली ब्लीडिंग बट वही पर सडनली शिनोबू अपनी बड़ी बहन कनाई को देखती है। कनाई वाज सेइंग शिनोबू खड़ी हो जाओ। शिनोबू इसके रिप्लाई में बोलते मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं ब्लीडिंग कर रही, माय लेफ्ट लंग हैज बीन रिप्ड टू श्रेड्स, मैं सांस नहीं ले पा रही। बट कनाई बोलते इसके साथ खड़े होने का कोई लेना देना नहीं है, इंस्टेक्ट पिलर शिनोबू को चो। कनाई वहाँ पर आके शिनोबू को मोटिवेट करने लगती है। वो बोलती है अगर तुमको लगता है मैं इस डीमन को हरा सकती हूँ तुम हरा सकती हो, अगर तुमको लगता है तुम इस बैटल को जीत सकती हो फिर तुम जीत सकती हो। मैटर नहीं कर रहा तुमको यहाँ पर क्या सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तुमने मेरे को प्रॉमिस करके रखा है, ऊपर से तुमने कनाओं को भी प्रॉमिस किया। और आगे डोमा का पर्सनैलिटी हम लोगों को पता है, तो आगे डोमा के बोलते हैं सॉरी यार मैंने तुमको हार्टफेल स्लैश दे दिया, तुम ठीक हो ना देर। हम लोग देखते हैं कनाई शिनोबू को बोल रहे थे शिनोबू तुम ये कर सकते हो, जस्ट कीप ट्राई, कोशिश करते जाओ। फाइनली आगे शिनोबू खड़ी हो जाती है ब्लीडिंग करते हुए, जो देख के डोमा एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है यार तुम खड़ी कैसे हो रही हो, क्या तुम सच्ची में इंसान हो, तुम्हारे लंग्स रिब्स सारे के सारे स्मैश्ड है, ऊपर से तुम्हारी बॉडी भी उतनी बड़ी नहीं है। वे सरप्राइज होने वाली बात नहीं अगर तुम ज्यादा ब्लीडिंग के कारण यहाँ पर मर जाओ तो। अगर लिटरली डोमा ऐसे रिएक्ट करते हुए बोलता है ओ ब्लड धीरे धीरे तुम्हारे लंग्स की तरफ जा रहा है, वहां से एक साउंड आ रहा है, उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा ना, तुम जाओ तो मैं तुम्हारे सर को काट के जमीन पर रख सकता हूँ, तुमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं। डोमा इज प्योर एवल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला। अरे डोमा वाज सेइंग तुमको बचाया नहीं जा सकता अभी, तुम यहाँ पर ही गिव अप कर दो। और वहीं पर आगे शिनोबू मनी मन बोलते मुझे यहाँ पर नेक पर एम करना पड़ेगा, नेक पर इंजेक्ट करना पड़ेगा पॉइजन को। आगे शिनोबू यूज करती है ब्रीथ ऑफ इंसेक्ट डांस ऑफ द सेंटिपिड, जिससे उसकी स्पीड इतना ही ज्यादा होता है कि वो ब्रिज एकदम से टूट जाती है भाई, जो देख के डोमा भी शॉक हो जाता है। देयर यू वाज सीइंग कैसा अटैक जिसका मूवमेंट इतना ही फास्ट है कि उस ब्रिज को तोड़ दिया। हाई शिनोबू अटैक करते डोमा मनी मन बोलते यार टू फास्ट, मैं उसके अटैक को रीड नहीं कर पा रहा। अभी शिनोबू वाज कीप अटैकिंग डोमा अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और डोमा सारे के सारे अटैक को डॉज करता हुआ जा रहा था। शिनोबू आगे ब्रिज के नीचे से ब्रिज को तोड़ के ऊपर आ जाती है एंड फाइनल एपिसोड को यूज करके डोमा के नेक को स्टेप कर देते हैं, उसको सीलिंग के साथ लटका देती है और वहीं पर अपने पॉइजन को भी वो रिलीज कर देते उसके नेक पर। दिस एग्जैक्टली व्हाट शिनोबू वांटेड टू डू, और उसने वैसा ही काम किया। और आगे सडनली हमारे सामने शिनोबू की एक छोटी सी फ्लैशबैक आती है जहाँ पर हम लोग देखते हैं शी रियली हैड अ ब्यूटीफुल फैमिली, उसकी मॉम थी उसके पापा थे, पर सडनली एक दिन उनके ऊपर डेमन हमला कर देता है और उसके पेरेंट्स को मार देता है वहीं पर, और वहाँ पर ग्यू में आके उस डेमन को मार देता है और शिनोबू और कनाई को बचा लेता है। तो आगे शिनोबू और उसकी बहन डिसाइड कर लेती है कि वो लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उनके साथ जैसा वो लोगों के साथ वैसा होने नहीं देंगे, वो लोग डीमंस को मारेंगे ताकि नॉर्मल जो इंसान है वो लोग खुशी से रह पाए अपने फैमिली के साथ। फ्लैशबैक के बाद हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं। हम लोग देखते हैं शिनोबू ने अटैक कर दिया उसके नेक पर, एकदम चाकू घुसा दी। वही बस शिनोबू सोच रही थी अगर हम कमजोर भी है
अगर हम डीमन के नेक को काट भी नहीं सकते, और अगर हम लोग सिंगल डीमन का सर भी काट देते हैं ना, इसका मतलब होता है हम लोग बहुत सारे लोगों को बचा रहे हैं। अगर हम लोग एक अपर मून को डिफीट करें, इसका मतलब हम लोग 100 से भी ज्यादा लोगों को बचा रहे हैं। ये सारे वर्ड जो है बेसिकली फ्लैशबैक का वर्ड्स है जो कनाए एंड शिनोबु आपस में प्रॉमिस किए थे लोगों की मदद करेंगे, डीमंस को हराएंगे। इस सारी बातों को वो याद कर रहा था, वही पर हम लोग देख रहे थे डोमा के पूरी बॉडी पे पॉइजन फैलता हुआ जा रहा है। और आगे चल के हम लोग देखते हैं शिनोबु अपने सोल्ड को डोमा के नेक से बाहर कर देती है और वो नीचे गिरने लगती है। और नीचे गिरते टाइम वो बोलने लगते हैं, मैटर नहीं करता मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, और इट्स जस्ट समथिंग जो मुझे करना ही है। एंड सडनली से तांजीरो की वो फ्लैशबैक याद आती है जहाँ पर तांजीरो वो सिंग आर यू एंग्री, और शिनोबु उसी बात को याद करते हुए बोलती है, हाँ दैट्स राइट आई एम एंग्री तांजीरो कुन, मैं बहुत टाइम से बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। मेरे पेरेंट्स मर गए, मेरी बड़ी बहन मर गई, मेरे जितने सक्सेसर्स है कनाव वो छोड़ के सब लोग मर गए। तो शिनोबु डोमा को स्टेप करके वहाँ पर पॉइजन इंजेक्ट करके नीचे गिर रही थी अपने सूट के साथ, बट सडनली डोमा हंसने लगता है जो देखिए शिनोबु वाज लाइक पॉइजन इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, इज स्टूपिड। वो तो नीचे गिरने लगती है, बट नीचे गिरने से पहले शिनोबु को डोमा एकदम से खींच उठा लेता अपने स्टिंग को यूज करके, और वही पर डोमा शिनोबु को गले लगा लेता है। और गले लगा के लिटरली भाई डोमा रोने लगता और बोलने लगता है दैट वाज ग्रेट, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया। मैं तुम्हारी पावर देख एकदम से हिल चुका हूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारी जैसी कमजोर लड़की ये सब कुछ कर सकती है। हमने बहुत सारे डीमंस को मारा, तुम अपनी बड़ी बहन से कम नहीं हो, तुम अभी तक नहीं मरी, एक मेरा कहला। ये सब कुछ डोमा शिनोबु को हक करते हुए बोल रहा था। शिनोबु वाज लाइक कि ये बंदा क्या बोल रहा है, वो एकदम कंफ्यूज थी। अरे डोमा लिटरली शिनोबु को गले लगाते रोते हुए बोलता है, तुमको पता था ये सब कुछ करना बिल्कुल यूजलेस है, और इसलिए तुमने अपना टाइम यहाँ पर दिया और मुझे हराने की ट्राई किया। अरे वो ऐड करता है, दिस फूलिशनेस इज व्हाट मेक्स ह्यूमंस सो फ्लिटिंग, सो वंडरफुल। अभी डोमा बोलता है, तुम ऐसा लायक बन चुके हो कि मैं तुमको खा पाऊं, चलो हम दोनों इटर्निटी तक एक साथ रहता है। अगर तुम्हारे पास कोई लास्ट वर्ड्स है तो बताओ, मैं सुनना चाहूँ। और शिनोबु वहाँ पर लास्ट वर्ड बोल दिया है, रोट इन हेल। और वही पर इमीडिएटली उसी चेम्बर में कनाव आ जाती है भागते हुए, और देख के शौक हो जाती है। वहाँ पर शिनोबु को डोमा ने पकड़ के रखा है, वो चिल्ला के बोलती है मास्टर। वहाँ पर शिनोबु अपने हाथों को यूज से देखो इशारा तो कर दिया, और इसी के साथ साथ अपने सोल्ड को नीचे फेंक देती है। नाउ ये सब कुछ देख के शॉक हो जाती है, और वो इमीडिएटली ब्रेथ ऑफ फ्लावर फोर्थ फॉर्म से फ्लावर रूप को यूज कर लेती है। और वहाँ पर डोमा आगे उस जगह को चेंज कर लेता है, और हम लोग देखते हैं डोमा के बॉडी के अंदर शिनोबु जा रही है। डोमा शिनोबु को धीरे धीरे एब्सॉर्ब कर रहा है और बोल रहा है, यार तुम नहीं देख रहे मैं एब्सॉर्ब कर रहा हूँ, मेरे एब्सॉर्बिंग के टाइम पे मेरे को डिस्टर्ब मत करो, रश मत करो। आगे तो कनाव बहुत ही ज्यादा रेज में चली जाती है, और आगे हम लोग देखते हैं ऑलमोस्ट शिनोबु को डोमा ने पूरा एब्सॉर्ब कर ही लिया। और वहाँ पर डोमा बोलते हैं, वो जो फिंगर हिंड दिया इसका मतलब क्या है? वो कोई हिंड था ना, उसने हिंड देके मेरे एबिलिटीज के बारे में शायद तुमको बता दिया, राइट? हम लोग देखते हैं ये वाला पैनल, शिनोबु को डोमा ने खत्म कर दिया, और शिनोबु का जो बटरफ्लाई है उसको हाथ में लेके दिया। डोमा वाज सेइंग बट मैन इट्स जस्ट रियली गुड नाइट टुनाइट, मेरे को एक के बाद एक गॉर्जियस खाना मिलता हुआ जा रहा है। तो ये सिनेरियो यहीं पर खत्म होता। नेक्स्ट बैटल जेनित्सु का आता। डीमन स्लेयर के लास्ट सीजन के लास्ट पे हम लोगों ने देखा था होटल ओपन होता है और जेनित्सु नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरते हुए जाता है, और गिरने के बाद वो लैंड करता है एक रूम में, और आगे रूम में जाने के बाद जेनित्सु दरवाजे की तरफ देख के सीरियस मूड में बोलता है, मुझे पता है तू वहीं पर है, बाहर आ जा। और वही सब लोग एक डीमन की आवाज आते थे, डीमन वाज सेइंग दिस नॉट द राइट वे टू अटेस्ट मी, ऊपर से मैं तेरा बड़ा डिसाइपल। तो उस सबसे जेनित्सु तू पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका है, बट स्टिल हरकतें पहले जैसा था अभी वैसा ही है। लॉन्ग टाइम नो सी जेनित्सु। इसी के साथ हम लोग देखते हैं काइगाकू का फर्स्ट एवर लुक एनिमे के अंदर इस अपर मून 6। आगे जेनित्सु काइगाकू को देखने के बाद बोलता है, अभी तू जैसे डीमन बन ही चुका है तो तू मेरा सीनियर नहीं रहा है। वो सिंह जेनित्सु तो अभी तक नहीं बदला, तो पहले जैसा था वैसा ही है, एकदम चिकन पॉक्स की तरह। पहले जैसा कमजोरी है अभी तक। जेनित्सु को पूछ रहा था, क्या तू एक पिलर बन चुका है? क्या तो अभी तक फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के किसी और फॉर्म को यूज कर भी पाता या फिर नहीं? अब जेनित्सु ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वहाँ पर जेनित्सु बोलता, तू एक बॉटम टियर का डीमन बन के तो खुश कैसे है? ये सुनने के बाद वहाँ पर आयुगु बोलते, तुम्हें बातों का जवाब देना भी सीख गया, बढ़िया। अरे जेनित्सु काइगाकू को सवाल करता है, तू डीमन बना क्यों? तो ब्रीथ ऑफ थंडर का सक्सेसर बनने वाला था, बट तू डीमन कैसे बन गया? आगे जेनित्सु रेज में चला जाता और चिल्ला के बोलने लगता है, अगर तू डीमन नहीं बनता तो ग्रैम्स अपने आप को ऐसे मार नहीं देते। अरे हम लोग को पता चलता है जेनित्सु का जो दादा है, जिसको हम लोगों ने टाइम से देख के रखा है, उन्होंने अपनी जान ले ली, उन्होंने अपने आप को मार दिया। और मारने के पीछे रीजन क्या है? उनका जो डिसाइपल है काइगाकू, वो एक डीमन बन चुका है। उनका 2 डिसाइपल था बेसिकली, जेनित्सु एंड काइगाकू। दोनों में से कोई उनका सक्सेसर बनने वाला था, बट वहां पर काइगाकू वाज सो अहेड ऑफ जेनित्सु, वाज पावरफुल था, बट वो डीमन बनने के कारण उससे ग्रैम्स ने अपने आप को मार दिया। अगर उनका डेथ बहुत ब्रूटल था। जेनित्सु बताने लगता है, उन्होंने चाकू से अपने स्टमक को काट दिया था। और बेसिकली जब कोई ऐसे सुसाइड करता है
तब कोई दूसरा बंदा आके उनका गला काट देता है ताकि स्टमक कटने के बाद वहाँ पर इतने तड़पते हुए ना मरे। कोई वहाँ पर रह जो उनका गला काट दे बाद में। पर जेनेसु के दादा के केस में ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अपना पेट काटने के बाद वहाँ पर कोई था ही नहीं ऐसा जो वहाँ पर उनका गला काट दे। और दैट रीजन जेनेसु आगे रोते हुए बोलने लगता है जब उन्होंने अपना पेट काट दिया था तब वहाँ पर कोई था ही नहीं उनका गला काटने के लिए। फॉर दैट रीजन उनको मरने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। वो तड़पते मरे। बहुत ही स्लो डेथ था। He died without anyone stabbing his throat or heart। तो तुम समझ सकते हो डेथ कितना ज्यादा ब्रूटल एंड दर्दनाक होता है। और ये सब कुछ हुआ एक ब्रीथ ऑफ थंडर यूजर की वजह से जो एक डीमन बन चुका है जो है काइगाकू, जो उसके दादा का डिसाइपल था, जेनेसु का सीनियर था। ये सब सुनने के बाद काइगाकू बोलते हैं इन सबके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या बस सैड होना चाहिए? नहीं, इन सबसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। अरे काइगाकू बोलता है नो मैटर व्हाट मैं उनके साथ स्टिक रहूंगा जो मेरे को वैल्यू देता है, जो मेरे को सही से ट्रीट करता है। काइगाकू जेनेसु के दादा को गाली देके बोलने लगता है कि अच्छा हुआ वो एकदम मर चुका है। उसका डेथ इतना ज्यादा पेनफुल था बिकॉज मैं इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी यार उन्होंने मेरे को उनका सक्सेसर का टाइटल दिया नहीं। वो मेरे से कभी खुश नहीं थे। वो एक्चुअली ओल्ड ग्रैम थे जिन्होंने हमको बचपन में तो बताया कि एक साथ काम करना है, बट डीप डाउन उन्होंने अपने सक्सेसर का टाइटल तुम्हारे लिए रखा। जेनेसु इतना पावरफुल बनने के बाद मेरे लिए कुछ नहीं किया। आगे सब कुछ बोलने के बाद काइगाकू का नाम नहीं रखा दिया। वो सिंह मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो पिलर थे फिर जो भी थे उनके ब्रेन में इशू था। ये सब कुछ सुनने के बाद जेनेसु ट्रिगर हो जाता है। जेनेसु बोलने लगता है अगर मैं डर्ट हूँ तो एक गार्बेज है। मुझे बस फर्स्ट फॉर्म यूज करना आता है ना, तो तुझे तो सारे फॉर्म्स को यूज करना आता है बट तू स्टिल फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं कर पाता। बेसिकली जेनेसु बस फर्स्ट फॉर्म यूज कर पाता है और जो काइगाकू हुआ वो सारे फॉर्म्स यूज कर पाता है बट वो फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं कर पाता। आज जेनेसु बोलने लगता है जो ग्रैम्स की मिजरेबल डेथ हुई इसके पीछे रीजन इज काइगाकू बिकॉज ग्रैम्स इतना ज्यादा लकी नहीं थे कि उनका कोई सक्सेसर बने। अगर काइगाकू की बात करो तो वो इतना पावरफुल होने के बाद भी एक सक्सेसर बन नहीं पाया जब ग्रैम्स जिंदा था। अभी ये सुन के काइगाकू भड़क जाता और बोलने लगता है मुझे तेरे साथ कंपेयर मत कर। अब तैयार हो गए काइगाकू यूज कर लेते हैं ब्रीथ ऑफ थंडर फॉर फॉर्म डिस्टेंट थंडर। बट हम लोग देखते हैं जेनेसु भी कुछ करता है जो काइगाकू देख नहीं पाता है। और सडनली हम लोग देखते हैं वहां पर जेनेसु बोलता है तो बहुत ज्यादा कमजोर है ट्रश। और ट्रश बोलने के साथ हम लोग देखते हैं काइगाकू का गला ऑलरेडी स्लैश्ड वहां पर था। जेनेसु इतनी तेजी से उसको हिट किया कि वो देख नहीं पाए दे रही। वो सेम कितना ज्यादा फास्ट है उसको देख के लग रहा है कि डिफरेंट बंदा। रिसेंट फाइट के बीच में हमारे सामने काइगाकू सडन फ्लैशबैक आता है जहां पर हम लोग देखते हैं काइगाकू वाज सेइंग जब तक मैं जिंदा हूँ लाइफ में कोई लॉस नहीं है। नो मैटर मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मेरे पास घर नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास खाना नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, अगर पैसे नहीं है अगर चोरी भी करना पड़ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं जीत सकता हूँ, मैं सब लोगों को दिखा सकता हूँ। दैट्स हाउ आई लिव माई लाइफ अप टू दिस पॉइंट। और वही बार हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं काइगाकू डीमन बना कैसे। काइगाकू सामने वहाँ पर कोकुशिबो खड़ा था। वहाँ पर सब लोग उसने मार दिया था। वहाँ पर कोकुशिबो उसको बता रहा था अगर तेरे को और भी ज्यादा पावरफुल बनना है तो एक डीमन बन जा। अगर माइकल जैक्सन तेरे को एक्सेप्ट कर लेगा तो हमारा अलाय बन जाएगा। एक पावरफुल डीमन और एक पावरफुल सुल्तान बनने के लिए टाइम लगता है और मुझे लगा था 3 दिन का टाइम। कोकुशिबो उसको बता रहा था कोकुशिबो को 3 दिन का टाइम लगा। और एक ब्रेथ यूजर को डीमन में बदलने के लिए उसको माइकल जैक्सन का ब्लड देना पड़ता है, वो भी उसको बताता है। और ब्लड दे रहे थे उसके हाथ में और ब्लड देने के साथ साथ बोलते हैं जो ब्लड तेरे को मिल रहा है बी थैंकफुल फॉर दैट। पर इस ब्लड का एक सिंगल ड्रॉप नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर एक सिंगल ड्रॉप नीचे गिर जाएगा तो तेरा सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। मतलब एक ड्रॉप नीचे गिरेगा तो काइगाकू वहां पर खत्म। जो सुन के काइगाकू कांपने लगता है। कोकुशिबो का ऑरा देख के वो कांपने लगता है और वहां पर वो ये सब कुछ याद करते हुए बोल रहा था उस बंदे के सामने तो ये जेनेसु जो खा रहा है वो कुछ भी नहीं है। काइगाकू ये भी ऐड करता है हाँ जेनेसु पहले स्ट्रॉन्ग बन चुका है बट इट डजंट मीन कि वो अपर मूव को डिफीट कर पाएगा, नेवर। अरे तो काइगाकू बनी बोलने लगता है जो जेनेसु है वो एक कचरा है, उससे कोई गट्स नहीं है, उससे कुछ प्राइड नहीं है, वो बस रोने लगता है, उसके आंखें बाहर आ जाती है रोते रोते। जो ग्रैम्स है उन्होंने जेनेसु को चुना अपने सक्सेसर बनने के लिए। सब कुछ याद करके वो जेनेसु और उसके दादा को ट्रश बुलाने लगता है। वो बोलता है एक न एक दिन सब लोग को मरना पड़ेगा, तुझे भी मुझे भी। और ये बोलने के साथ साथ वो ब्रीथ ऑफ थंडर सेकंड फॉर्म द लाइटनिंग बॉल यूज करता जेनेसु के ऊपर। एक सिंगल फॉर्म के अंदर वो 4-5 बार जेनेसु को लगातार अटैक करता, जो देखने के बाद जेनेसु एकदम शॉक था और बोलता इसका मतलब तूने बहुत सारे इंसानों को खा के रखा है, तुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा क्या गलत है क्या सही है। वो बोलता है मुझे पता अच्छे से क्या सही है और क्या गलत है। ये बोलने के साथ साथ काइगाकू थर्ड फॉर्म भी यूज करता है जिसका नाम है बजिंग मस्क्यूटो थंडर। ये अटैक बहुत ही ज्यादा फाड़ू था और ये अटैक जेनेसु को डायरेक्ट हिट कर जाता और जेनेसु वाज ब्लीडिंग देयर। और वहां पर बोल रहा था काइगाकू जो लोग उसको करेक्टली जज और एक्सेप्ट करे वो लोग उसके लिए सही है
और जो लोग उसको करेक्टली जज नहीं करते और डाउन दिखाता है वो लोग उसके लिए गलत है। और यहाँ पर वो अपने हिसाब से सही गलत का मतलब निकाल रहा था। इसीलिए सांसद काइगाकू जेनित्सु के ऊपर इमीडिएटली फिफ्थ फॉर्म लाइटनिंग अटैक करता है, जो बहुत ही हैवी अटैक था। जेनित्सु वाज ब्लीडिंग देयर और इसी के साथ साथ टाइम देता है जेनित्सु को इमीडिएटली सिक्स्थ फॉर्म यूज कर लेता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर। जिस अटैक को लेने के साथ साथ जेनित्सु ऊपर से नीचे गिरने लगता है। जेनित्सु वाज कवर्ड विद ब्लड, वो नीचे गिरता हुआ जा रहा था और उसको नीचे गिरते हुए देख के काइगाकू वाज सो हैप्पी और बोलता हुआ जा रहा था, मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मैं स्पेशल हूँ। एंड दिस जेनित्सु वाज ब्लीडिंग सो हैवीली और नीचे गिरते गिरते जेनित्सु याद कर रहा था पुराने टाइम के बारे में। उसके दादा उसको बोल रहा था, यार बनना है तो काइगाकू की तरह बनो, काइगाकू से कुछ सीखो, काइगाकू मेरा एल्डर डिसाइपल है। तजब पे आगे हम लोग देखते हैं लोग काइगाकू की मजाक उड़ा रहे थे कि भाई इतने सारे फॉर्म्स को भी यूज कर सकता है, बट वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को काइगाकू यूज कर ही नहीं पाता है। तो लोग वहाँ पर मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है कि भाई इतने सारे फॉर्म्स का यूज करते हैं फिर मतलब ही क्या है अगर वो फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर पाता है। तो ये सब कुछ वहाँ पर जेनित्सु सुन लेता है और वहाँ पर गुस्सा करने लगता है। वहाँ पर लोग बोल रहे थे ये बंदा कभी पिलर बन ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं जगह मर के पड़े रहेगा। ये सब कुछ वो लोग काइगाकू को बता रहे तो जेनित्सु काफी गुस्सा आ जाता है, उनके साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। अगर काइगाकू ये सब कुछ पता चलने के बाद चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है तेरे से हाई रैंक बंदे के साथ तू जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा मत कर, तेरे जितना कमजोर बंदा यहाँ पर एग्जिस्ट कर दे सोच के मेरे को शर्म आती है। जेनित्सु मनी मन बोलने लगता है, काइगाकू तू मेरे गट्स को नफरत करता है और ये बात मुझे अच्छे से पता, और तू मेरे को जितना नफरत करता है मैं तेरे को भी उतना ही नफरत करता हूँ। वही बता रहा था काइगाकू कितना ज्यादा मेहनत करता है और काइगाकू को हमेशा पीछे से देखता रहता है। जेनित्सु वाज सेइंग कि मुझे पता है काइगाकू तो बहुत ज्यादा स्पेशल था, जितने स्पेशल ग्राम्स मेरे लिए है उतना स्पेशल तू मेरे लिए था, बट ये सब कुछ इनफ नहीं था बिकॉज हमेशा काइगाकू डिससैटिस्फाइड साउंड करता था, ऐसा वो एक्ट करता वो सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ में। अगर फ्लैशबैक खत्म होता है जेनित्सु गिरने लगता है और अपने दादा को बोलता है, सॉरी ग्राम्स यहाँ से हम लोग अलग होने वाला। जेनित्सु सडनली गिरते गिरते रुक जाता है और ये देखने के साथ साथ काइगाकू बोलता है इसके पास अभी स्ट्रेंथ बाकी है, और वापस जेनित्सु एकदम रेज में चला जाता है और बोलता है सॉरी आने की, और आगे जेनित्सु इमीडिएटली रेज में चला जाता है और यूज करता है ब्रीथ ऑफ थंडर 7th फॉर्म द फ्लेमिंग थंडर गॉड। भाई ये फॉर्म इतना बढ़िया इतना भयंकर था दैट गोना शेक द इंटरनेट फॉर श्योर। तो में ये फॉर्म आने के साथ तुम्हारा खड़ा होने वाला है थिएटर पे। ब्रीथ ऑफ थंडर 7th फॉर्म यूज कर रहा है फ्लेमिंग थंडर गॉड, एक ऐसा फॉर्म जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है बिकॉज ब्रीथ ऑफ थंडर बस 6 फॉर्म तक है, 7 नंबर कोई फॉर्म ही नहीं है। तो जेनित्सु यहाँ पर अपना खुद का फॉर्म बना लिया भाई, कैसा बंदा जिसको फर्स्ट फॉर्म छोड़ के कोई और फॉर्म यूज करना ही नहीं आता। ही इज यूजिंग 7th फॉर्म और आगे इमीडिएटली इस फॉर्म को यूज कर एक सिंगल स्लैश के साथ काइगाकू को सर धड़ से अलग कर देता है। मैंने कुछ देखा ही नहीं, ये क्या था, इतना फास्ट आया और एकदम से चला गया, मैंने कुछ देखा नहीं, मेरे कुछ फील भी नहीं किया, और ये फॉर्म है क्या इसके बारे में मेरे को पता नहीं था। काइगाकू को गला ऑलरेडी कर चुका था, वहाँ पर वो चिल्ला रहा था कि वो जो ग्राम्स है यूज प्लेइंग फेवरेट, उसको ऐसा फॉर्म सिखाया, मेरे को नहीं सिखाया। अब जेनित्सु आके बोलता है ऐसा ग्राम नहीं थे, अगर जेनित्सु बोलता है एक ऐसा फॉर्म है जिसको मैंने खुद से क्रिएट किया है 7th फॉर्म। जेनित्सु वांटेड कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ तो मुझे एक नया फॉर्म बनाना चाहिए, तो उसने इस फॉर्म को डेवलप किया। आगे से सुनने का काइगाकू बोले था 7th फॉर्म, ब्रीथ ऑफ थंडर है बस 6 फॉर्म, इसका मतलब इसने इसको खुद से बनाया, इस बंदे ने खुद से बनाया। कैसे? ये तो फर्स्ट फॉर्म यूज कर पाता है बस, ये बंदा जो मेरे से बहुत ज्यादा लोअर रैंक पोजीशन में है, कैसे किया? आगे तो काइगाकू वो सर नीचे गिरने लगता है और वो बोलने लगता है मैं ये डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक लोअर क्लास बंदा मेरे को मार रहा है, उसने मेरा गला काट दिया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब जेनित्सु भी ये फॉर्म यूज करने के साथ साथ बेहोश हो गया था, गिरने लगा था और वहाँ पर काइगाकू बोल रहा था मैं अकेले नहीं मरूंगा, मैं मरने के साथ साथ इसको लेके मरूंगा। बट सडनली ये बंदा आ जाता है, इसका नाम मेरे को फिलहाल याद नहीं आ रहा, किसी को याद आ रहा है तो कमेंट में बताना। ये आके काइगाकू बोलता है those who don't give to others will never receive anything back from them, just like those who only desire will end up with nothing. Because you can't create anything. Dying alone sure is pathetic, right? इसी के साथ साथ ये जेनित्सु को ऊपर उठा लेता है और जेनित्सु को गिरने से बचा लेता है। जेनित्सु was unconscious और उसी टाइम में जेनित्सु अपने दादा को देखता है सपने में, वो बोलने लगता है आई एम सॉरी, मेरा और काइगाकू का यार एक दूसरे के साथ बना नहीं, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। ग्राम्स आपने मेरे को ट्विटर भी दिया था बट इसका जवाब मैं नहीं दे पाया। जेनित्सु रोते हुए बोलने लगता है अगर मैं काइगाकू के आस पास नहीं होता तो साथ जितना कुछ हुआ वो शायद नहीं होता, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। जेनित्सु बार बार सॉरी बोलने लगता है, वो बोलने लगता है आई एम सॉरी, मैं आपको पे बैक कर नहीं पाया, मैं हमेशा चाहता था कि आप मेरे को पिलर बनते हुए देखे, आई एम सॉरी मैं ऐसा कर नहीं पाया, आप मेरे को भी हेट करता है, ग्राम्स आप कुछ तो बोलिए। तो जेनित्सु वहाँ पर रोने लगता है, बोलने लगता है, बट सडनली ग्राम्स बोलता है जेनित्सु यू आर माई प्राइड एंड जॉय। ये बोल टू हियर हिज ग्राम्स वाज क्राइंग and there Zenitsu was crying as well. This moment was so touching and so emotional as well. और इसी मोमेंट के साथ साथ ये बैटल का पूरा सिनेरियो
यही पल खत्म हो जाता है। आगे जेनस वाली फाइट खत्म होने के बाद हम लोग पहले आकाजा का बैटल देखता है। हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं इन्फिनिटी कैसल में एंटर लेने के साथ तांजीरो क्यों एक साथ भागने लगता है। एंड तांजीरो वाज थिंकिंग यहाँ पर मुजान तो दूर की बात है, अभी तक हमारे सामने एक अपर मून भी नहीं आया, बाकी सब लोग ठीक है और शिनोबु-सान वो मर चुकी है, पोनियोस ऑलरेडी मिल चुका है तांजीरो को। आगे तांजीरो सब कुछ सोच रहा था और सडनली हम लोग देखते हैं इन्फिनिटी कैसल का एक पार्टीशन पूरा टूट जाता है, उसको पूरा ब्लास्ट करते हुए कोई आ रहा है और ये तांजीरो गिव फील करता है और वो लोग बोल रहे थे यहाँ पर क्या चल रहा है, सब कुछ कांप रहा है, कोई तो चीज है जो हमारे नजदीक आ रहा है। और सडनली वो लोग नोटिस करता है ऊपर जो छत है वो क्रैक हो रहा है, सडनली वो पूरा टूट जाता है और ऊपर से आकाजा की एंट्री होती है और आकाजा तांजीरो के सामने एंट्री लेता है और तांजीरो की तरफ देख के बोलता है इट्स बीन अ व्हाइल, बहुत टाइम बाद मिल रहा है। मैं ये देख के बिल्कुल सरप्राइज हो चुका हूँ, तेरे से कमजोर बंदा अभी तक जिंदा है। आकाजा तांजीरो की तरफ देख के एक्साइटेड होकर चिल्ला के उसका नाम बोलता है कामारू तांजीरो और वहाँ पर तांजीरो भी आकाजा की तरफ देख के रेज में चला जाता है, चिल्ला के बोलता है आकाजा। आकाजा फाइट करने के लिए एक्साइटेड था। आकाजा इमीडिएटली तांजीरो को बोलता है यहाँ पर हारना मत तांजीरो और इमीडिएटली हम लोग देखते आकाजा तांजीरो एक पंच करने वाला था, तांजीरो उसको डॉच कर लेता और उसके पीछे से जाके यूज करता द डांस ऑफ फायर गॉड द फायर चैरियट। आकाजा की बॉडी बहुत मजबूत है, तांजीरो बहुत ट्राई हार्ड कर रहा था उसे हाथ काटने के लिए और ये पूरा सिनेरियो गियो तुम लोग का देख रहा था। और आगे हम लोग देखते हैं तांजीरो पुश करके आकाजा का हाथ ही काट देता है और हाथ काटने हुआ तांजीरो को लग रहा था यहाँ पर काम हो चुका है, बट वो मनीमान बोल रहा था कि मैं उसका सर नहीं काट पाया, बट नेक्स्ट टाइम उसका सर काटने वाला और ये लाइन फिनिश करने से पहले हम लोग देखते हैं आकाजा पीछे मुड़ के तांजीरो को एक पंच करने वाला था, बट तांजीरो इमीडिएटली यूज करता है द डांस ऑफ द फायर गॉड पर हेलियन रेनबो, जिससे वो लिटरली आकाजा के फेस को स्लैश कर देता है। आकाजा वहां पर खड़ा था, वो शॉक था और ये सब कुछ देख के गियो तुम को शॉक हो जाता है और मनीमन बोलने लगता है तांजीरो यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है। गियो की मनीमन बोलने लगता है अभी एक हाशिया का पावर मैच कर रहा है, वो अपर मून 3 के साथ फाइट कर और ऐसा अटैक कर रहा है ब्रो। गियो तुमको वो पुरानी बातों को याद करने लगता है जब तांजीरो उसके बहन को बचाने के लिए गियो तुमको से भीख मांग रहा था, वे सब कुछ याद करते हुए बोलता उस दिन तो उसने ऐसा किया, बट आज वो फाइट कर रहा है एक अपर मून के साथ। आगे सिनारियो देख के आकाजा बोलता है ये बंदा कमजोर नहीं है, इसको इंसल्ट मत कर। अब ये पूरा सिनारियो देखने के बाद मुझे पता चल रहा है रेंगोकू वाज राइट जब उसने बोला कि तांजीरो कमजोर नहीं है। आकाजा तांजीरो को बोलता है वो कमजोर नहीं है, वो उसको रिस्पेक्ट करने वाला यहाँ पर। आगे आकाजा अपना टेक्निक डिप्लॉयमेंट करता है और ये मोमेंटम बहुत बढ़िया था। आकाजा यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और सामने से गियो तुमियो आता है और ब्रीथ ऑफ वाटर थर्ड फॉर्म को यूज करता है डांस ऑफ द स्वीट करंट और आकाजा गियो के अटैक को इजीली डॉज करता हो जाता है और स्माइल करते बोलता है वाटर पिलर लास्ट टाइम बैक वाटर पिलर सिमिलर इट्स बीन लाइक 50 ईयर 50 साल पहले। आगे गियो तुमियो का थोड़ा ट्रिगर हो जाता है और यूज करता है ब्रीथ ऑफ वाटर 11 फॉर्म। ये फॉर्म देखने के बाद ये आकाजा डरता नहीं, वो स्माइल करते हुए बोलता है मैंने ऐसा फॉर्म तो कभी देखा नहीं, लास्ट टाइम वाटर प्लेयर के साथ मैंने फाइट किया उसने ऐसा यूज किया ही नहीं, पर उसको मार दिया था। गियो सामने से अटैक करता और पीछे से हम लोग तांजीरो हो जाता और यूज करता है डांस ऑफ द फायर गॉड स्कॉचिंग क्रिम्सन मिरर, पर आकाजा इमीडिएटली गायब हो जाता है और तांजीरो के पीछे से आता है उसको एक बड़ी स्मैश देने के लिए, बट इमीडिएटली वहां पर गियो तुमियो का आता है ब्रीथ ऑफ वाटर सेकंड फॉर्म यूज करता है और आकाजा का हाथ काट देता once again। पर आकाजा's regeneration ability is way beyond than our imagination। हम लोग देखते हैं गियो तुमियो अपना वाटर ब्रीथिंग यूज करता हुआ जाता है और तांजीरो डांस विद द फायर गॉड फ्लेम वॉल यूज करता है, बट आकाजा इमीडिएटली अपना मूव डिस्ट्रक्टिव किल लेग यूज करके तांजीरो को एक हैवी ब्लो देता है, जिससे तांजीरो नाक से ब्रीदिंग करने लगता है। तांजीरो तो वहां पर पड़ा था और ऑन द अदर साइड हम लोग देख रहे थे आकाजा गियो तुमियो का फाइट कर रहा है। आकाजा पूरे फाइट को एंजॉय कर रहा था और गियो तुमियो सवाल करता है तेरा नाम क्या है, मुझे अपना नाम बता। ये बोलता है मैं अपना नाम एक डिमेन को नहीं बताने वाला हूँ। गियो ऐड करता है मुझे बात करने में नफरत है, मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता। ये बोलता है मेरे साथ बात मत कर। ये सुन के आकर स्माइल करने लगता है, बोलता ओके तुझे बात करने में अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, मैं तेरा नाम बार बार तुझे पूछता जाऊंगा। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा यूज करता है डिस्ट्रक्टिव लाइट फॉर्म फ्लोइंग फ्लैश और एक हैवी किक करता है। ये किक इतना ही हैवी था कि गियो तुमियो इसको डॉज तो करता है, बट स्टिल वो वहां पर टिक नहीं पाता है, वहां पर दूर सब कुछ हार के पूरा एकदम आउट ऑफ बाउंड्री चला जाता है, मतलब बहुत दूर चला जाता है। बैटलफील्ड छोड़ के वो गायब सा हो जाता है एकदम। आगे तांजीरो गियो का नाम पुकारता है और आकाजा वहीं पर बोलता है ओके उसका नाम गियो है। अरे हम लोग देखते तांजीरो यूज करता है डांस ऑफ द फायर गॉड बोन बॉय ने और आकाजा उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज करता है डिस्ट्रक्टिव किल। इससे आकाजा उसके अटैक से इजीली बच जाता है और तांजीरो दूर जाके गिरता है। पूरे सिनारियो को देख के आकाजा बोलता है बहुत बढ़िया ट्रेन किया इतने कम टाइम में। आगे तो आदर स्माइल करते हैं, बोलता है मुझे थोड़ा तारीफ करो ना। आदर तांजीरो को तारीफ करने लगता है पर उससे ज्यादा रेंगो की तारीफ करता है। वो बोलता है रेंगो को बहुत बढ़िया था, इसी के साथ तांजीरो की बदनाम करता है। वो बोलता है उस दिन तांजीरो कुछ कर ही नहीं पाया था और आगे बोलता है लुक एट यू नाउ, अभी इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि तुझे देख के मेरी आंखें बाहर आ रहा है। और आकर स्माइल करते बोलता है आई एम ग्लैड कि उस दिन रेंगो को मर गया था,
बिकॉज रेंगो को अगर उस दिन नहीं मारता, वो तब जितना स्ट्रांग था अब उतना स्ट्रांग होता, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होता। वो बंदा बहुत ज्यादा डम था कि वो एक डीमन नहीं बनना चाहा, वो इंसान बन के रहना चाहा। ये सुन के सडनली तांजीरो एकदम स्टिल होके खड़ा हो जाता है, रेंगो की बातों को याद करने लगता है और गुस्से में चला जाता है और बोलता है, डमस तेरी इतनी हिम्मत, तू रेंगो के बारे में बुराई कर रहा है। आकाजा वाज लाइक कि नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ कि तू इतना पावरफुल बन चुका है। बट तांजीरो वाज लाइक कि तारीफ नहीं, डबलों को इंसल्ट कर रहा है। और आगे बोलने लगता है कि तांजीरो के यहाँ पर गलत समझ रहा है, बिकॉज आकाजा बस यहाँ पर कमजोर लोगों को नफरत करता और जो स्ट्रॉन्ग है उनको वो रिस्पेक्ट करता फिर दिल से। आगे तो आकाजा बोलने लगता है जो कमजोर लोग हैं उनको देख के आकाजा को उल्टी आती है। और तांजीरो वहां पर बोलता है पर आकाजा जितना कुछ बोल रहा है सब कुछ गलत है, और आकाजा जो यहाँ पर खड़ा है ये इस बात का प्रूफ है। बिकॉज एक टाइम में आकाजा भी एक न्यू बॉर्न बेबी था, उसको भी किसी न किसी की जरूरत थी उसकी मदद करने के लिए। तांजीरो बोला लगता है इस केस में आकाजा भी सेम था। जब आकाजा एक न्यू बॉर्न बेबी था वहां पर कोई ना कोई था जिसने आकाजा की मदद किया। दैट इज द रीजन कि आकाजा आज भी जिंदा है। अगर तांजीरो बोलने लगता है जो स्ट्रांग बंदे हैं उनको कमजोर लोगों की मदद करना चाहिए, तो ऐसे कमजोर लोग स्ट्रांग बनेंगे और वो लोग स्ट्रांग बन के जो उनसे कमजोर लोग हैं उनकी मदद करेंगे। And there is a law of nature. अगर तांजीरो बोलने लगता है आकाजा your way of thinking is unforgivable, इसको मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। और आकाजा तो रेज में जा रहा था और आकाजा के थ्रू हम लोगों को पता चलता है वो फॉर सम रीजन तांजीरो को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता। तांजीरो से उसको एक अनप्लीजेंट वाइब आती है, एक अनप्लीजेंट फीलिंग आती है। स्टार्टिंग में जब आकाजा ने तांजीरो को फेस किया था तब वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी था, उसको लगा था तांजीरो यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक है, फॉर दैट रीजन वो इससे खुश नहीं है। तो जब तांजीरो स्ट्रांग बनेगा तब उसको मारने में मजा आएगा, आकाजा बहुत खुश होगा। पर तांजीरो यहाँ पर स्ट्रांग बनने के बाद भी जब उसको फेस कर रहा है आकाजा खुश नहीं है। तो आकाजा के लिए तांजीरो एवरी सिंगल वर्ड जो बोलता है, जो एडवाइस देता है, जो भी कुछ ना करता है वो सब कुछ आकाजा के लिए बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट है। आकाजा माने सब कुछ सोच रहा तो सडनली हम लोग देखते हैं आकाजा के पीछे से एक बंदा आ जाता है और उसे शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है स्टार्टिंग में सब लोग ही एक बच्चे होता है, बच्चों के आसपास जो लोग होते हैं वो लोग बच्चे की मदद करता है। आगे वो बंदा बोल रहा है तुम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो, तुम कल जितना स्ट्रांग थे तुमको कल से आज ज्यादा स्ट्रांग बनना है। अगर तुम ऐसे 10-20 साल तक काम करते रहोगे तो तुम बहुत स्ट्रांग बन जाओगे और तुम बाकी लोगों की मदद कर पाओगे। ये कैरेक्टर बेसिकली आकाजा के फ्लैशबैक से है, आकाजा का मास्टर है। इसके बारे में आगे हम लोग को बहुत कुछ पता चलने वाला है। उससे ये सब कुछ सुन के आकाजा सडनली उसके शोल्डर से ना उसका हाथ ऐसे हटा देता है और आकाजा देखता है वहां पर कोई भी नहीं है। ये पूरा मोमेंट देख के तांजीरो शॉक हो जाता है, बोलने लगता है इसने हवा में हाथ ऐसे क्यों किया, स्विंग क्यों किया, उसके पीछे तो कोई भी नहीं था। अब वहां पर हम लोग देखते हैं आकाजा बोले ना तो तांजीरो तो सच्ची में मेरे को अनप्लीजेंट वाइब देता है। आकाजा सडनली रेज में चला जाता और अपना डिस्ट्रक्टिव किल व्हील ऑफ 1000 फ्लैशेस यूज करता है। ये अटैक बहुत ही बढ़िया था। तांजीरो कैसे भी करके इस अटैक से बच जाता और सडनली हम लोग देखते हैं आकाजा नीचे से एकदम जमीन फाड़ के ऊपर आता है और डिस्ट्रक्टिव किल लेग स्टाइल यूज करता है। अटैक तांजीरो को हिट करता है, तांजीरो वाज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज माउथ। अरे आकाजा का अटैक देख के तांजीरो थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलने लगता है इसका अटैक इतना प्रिसाइज कैसे है, ऐसा लगता है मेरे बॉडी में कोई मैग्नेट है और इसका अटैक मेरे वाइटल स्पॉट पे हिट करता है। आगे तांजीरो सोचने लगता है कि यहाँ पर वो क्या कर सकता है, वो आकाजा की वर्ड्स उसके मूवमेंट के बारे में सोचने लगता है आकाजा की कमजोरी निकालने के लिए। आगे सडनली तांजीरो डांस ऑफ द फायर गॉड सोरिंग फ्लेम हेज यूज करता है। यह अटैक बहुत खतरनाक था। यह अटैक सीधा आकाजा के नेक पे लगता है, बट आकाजा वो कुछ होता ही नहीं है ब्रो। यह अटैक सीधा आकाजा के नेक पे लगता है, थोड़ा कट होता है बट पूरा काटता नहीं है। आकाजा ये अटैक देख के खुश हो जाता है और बोलने लगता है अटैक बहुत बढ़िया है, मैंने इसको डॉज करने के बाद भी ये मेरा नेक तक कैसे पहुंच गया। अब यहाँ पर जो अटैक चल रहा था ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं रिंगो के छोटे भाई को वो दुआ कर रहा है अपने भाई से। एक मेजर अटैक हो रहा है, तांजीरो वहां पर फाइट कर रहा है। उसका भाभी वकातासामा के पास गया, हमको पता चलता है उसने तांजीरो को एक लेटर दिया। वो सोच रहा है वो लेटर तांजीरो ने अभी तक रीड किया है। उस लेटर में जेनेरेशन फ्रेम पिलर्स के रिकॉर्ड है, उनका थोड़ा सीक्रेट है। इस लेटर में बेसिकली एक पुराना कन्वर्सेशन है between Flame Pillar and Breath of the Sun Swordsman। इस लेटर में बेसिकली सारा डिटेल्स है जब फर्स्ट सन ब्रेथ यूजर ने मुजान के अगेंस्ट फाइट किया था। तो ये लेटर तांजीरो की मदद करने वाला है, फॉर श्योर उसको बहुत कुछ पता चलने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली ये लेटर उसके तरफ पहुंचने से पहले ये फाइट स्टार्ट हो चुका है। इस फाइट के बाद ही इस लेटर को वो पा सकता है, रीड कर सकता है। इस लेटर को पाने के लिए अब तांजीरो को आकाजा को डिफीट करना ही पड़ेगा। और हम लोग फाइट में वापस आते और देखते हैं तांजीरो यूज करते हैं डांस ऑफ द फायर गॉड फ्लेम वॉल, बट वही पर हम लोग देखते हैं आकाजा इजीली तांजीरो के सोर्ड को पकड़ लेता अपने दोनों हाथों से एंड स्माइल करता, जो देख के तांजीरो शौक हो जाता है और बोलने लगता है अभी मेरे सोर्ड को तोड़ने वाला है। बट आकाजा सोर्ड को तोड़े इससे पहले अपने सोर्ड को बचाने के लिए तांजीरो हेडबट करता आकाजा। वो बहुत ही खतरनाक हेडबट, बट आकाजा स्माइल करते हुए बोलते है कि चल हेडबट और करता हुआ जा। तांजीरो आगे आकाजा को किक करता है बट हम लोग देखते उसको कुछ होता ही नहीं। आगे आकाजा उसने सोर्ड को तोड़ने वाला था बट सडनली हम लोग देखते हैं आकाजा का दोनों हाथ कट चुका है। और वही पर हम लोग देखते हैं इट्स नन अदर देन गियो तोमियो का, जिसने उसके हाथों को काट दिया। आगे हम लोग देखते हैं गियो गुस्से में है, वो बोलने लगता है
वो अपने एबिलिटी को अपने फुल पोटेंशियल तक कभी यूज करना नहीं चाहा और बस वो ऐसा फाइट कभी ज्वाइन करना नहीं चाहा जहाँ पर उसका ओपोनेंट मजाक में फाइट करता। बट राइट नाउ ग्यू एक ऐसे बनने से मिला जो उसको बहुत ही लंबे टाइम बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उसको पूरा ओवरवेलम कर दिया। अरे हम लोग देखते हैं ग्यू तुम लोगों के पास उसका मार्क आ जाता है, अवेकन मार्क। ये मार्क देख के तांजीरो शॉक हो जाता है और इमीडिएटली गियो जाता है आकाशा की तरफ उसको स्लैश करने के लिए बढ़िया स्लैश करता है। बट आकाशा उसको बेरली कैसे भी करके नीचे झुक के डॉच कर लेता है। डॉच करने के बाद भी स्टिल उसके नेक पे वो स्लैश लगता है। ज्यादा शॉक हो जाता है, बोले लगती है पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। गियो तुम लोग का यूज करता है ब्रीथ ऑफ वाटर फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग स्टाइल। बट इस पूरे अटैक को आकाश अपने हाथों पे ले लेता है ब्रो और इमीडिएटली वो रीजनरेट कर लेता है। अब इस पूरे अटैक को देखने के बाद, पूरे सिनारियो को देखने के बाद तांजीरो बोलने लगता है जो तुम लोग का बहुत फास्ट हो चुका है बट स्टिल आकाश उसके स्पीड को मैच कर रहा है। अगर ये बैटल चलता हुआ जाएगा जो ह्यूमन बॉडी है वो एक टाइम पे जाके थक जाता है बट डीमन कभी थकता नहीं है और उन लोग का अल्टीमेट गोल है मुजान को डिफीट करना। तो यहाँ पर पूरी रात वो लोग बिता नहीं सकते आकाशा को डिफीट करने के लिए। अरे तांजीरो बहुत पैनिक कर रहा था बट सडनली वो शांत हो जाता है। वो सोचने लगता है, आपको बोलता है ठंडे हो जा भाई, दिमाग में जितने उलट पुलट थॉट्स है वो सारे थॉट्स को बाहर निकाल लेता और सोचने की कोशिश करते कि आकाशा यहाँ पर इतने प्रिसाइसली अटैक कैसे कर रहा है मैग्नेट जैसा। आकाशा का एवरी सिंगल अटैक बस ब्लाइंड स्पॉट पे हिट करता है, ऐसा कैसे हो रहा है। आगे सडनली तांजीरो को आकाशा एक वर्ड बैटल स्पिरिट के बारे में याद आता है। आगे ने बोला था तांजीरो के बैटल स्पिरिट के बारे में, इसके बारे में आगे तांजीरो सोचने लगता है। उन्होंने बोला था बैटल स्पिरिट क्या आकाशा पर फाइट करने के लिए बैटल स्पिरिट यूज करता है। आगे तांजीरो सोच रहा था कि मैं उसकी तरह स्मेल करके चीजों को जान पाऊं। आगे सडनली पुराना फ्लैशबैक आता है तांजीरो को इनोसुकी के साथ। वहां पर हम लोग देखते हैं इनोसुकी बस स्मेल करके कुछ पता लगा दे तो उसको ओपोनेंट कहाँ पर है, उसको कैसे देख रहा है, मारने के लिए देख रहा है, प्यार के साथ देख रहा है, उसको ओपोनेंट कहाँ से आ रहा है, किस तरह से अटैक कर रहा है, वो सब कुछ वो स्मेल करके जान जाता है। ताकि तांजीरो सब कुछ याद करके बोला जाता है आकाशा शायद स्मेल करके सब कुछ डिटेक्ट कर लेता है। तांजीरो सब कुछ फिगर आउट करता है। हम लोग देख रहे थे आकाशा जो तुम लोग के साथ फाइट कर रहा है सडनली तांजीरो आकाशा के नेक को स्लैश करने वाला था बट इमीडिएटली आकाशा उसके ब्लेड को पकड़ लेता है। जो देख के तांजीरो पूरा शॉक हो जाता है कि आकाशा ने ऐसा किया कैसे। नॉट ओनली दैट, आगे आकाशा बोलता है तेरा फ्लैंक वाइड ओपन है तांजीरो बच के, बट आगे आकाशा उसको अटैक करे उससे पहले गियो तुम लोग का बीच में इंटरफेयर कर लेता है। और ये पूरा सिनेरियो देख के तांजीरो स्टंट रह जाता है और बोलने लगता है ऐसा कैसे हो रहा है। बैटल स्पिरिट, मैग्नेट, पंपस, इंस्टिंक्ट के सब कुछ आकाशा कैसे मैनेज कर रहा है। अगेन सबकी बात सडनली तांजीरो अपने बाप के बारे में याद करने लगता है और हम लोगों को पता चलता है उसका बाप बिल्कुल एक प्लान जैसा था। ज्यादा इमोशनल शो नहीं करते थे, बहुत जेंटल से स्माइल करते थे बट वो कभी चेंज हुए नहीं। इवन वो अपने मरने के टाइम भी कभी चेंज नहीं हुए। आगे फ्लैशबैक में देखते तांजीरो उसके बाप को पूछता है जब वो डांस ऑफ द फायर गॉड यूज करता है उस टाइम वो क्या सोचता है। उसके बाप से हम लोगों को पता चलता है हर साल के स्टार्टिंग में तामारो जनरेशन से कोई ना कोई सर्टेन डांस परफॉर्म करता ही करता। बट ये मूवमेंट, ये डांस करना बहुत ही ज्यादा टफ है। ये डांस करने के लिए सारे 12 फॉर्म्स को एक साथ बार बार रिपीट करते हुए जाना है, परफॉर्म करता हुआ जाना जब तक सुबह नहीं होती है। तो समझ सकते हो ये डांस कितने टाइम तक करना पड़ता है। तांजीरो बोलने लगता है अगर आपके लिए टफ हो रहा है तो मैं नेक्स्ट ईयर से डांस आपके लिए करने वाला हूँ। तांजीरो का बाप बोलता है कभी उनके लिए डांस टफ नहीं था, ये डांस उन्होंने अपने बाप से सीखा, मतलब तांजीरो के ग्रैंडफादर से सीखा। तब उस टाइम में बहुत हेल्दी थे, यंग थे, तब कोई दिक्कत नहीं होती थी। आगे बोलने लगता है इस डांस में बहुत सारे यूजेस मूव्स है बट द बेस्ट पार्ट इज करेक्ट ब्रीथ एंड मूवमेंट्स। अगर ये सब कुछ सही रहे तो इजीली वो लोग कर सकता है। तांजीरो को उसको बोलता है अगर ब्रीथिंग स्टाइल ठीक रहोगे, मूवमेंट बढ़िया तरीके से करोगे और मिनिमल मूवमेंट के साथ अगर स्ट्रेंथ को यूज करोगे तो तुम इनविंसिबल बन सकते हो। और उसके बाद उसको बोलता है ऐसा करते करते धीरे धीरे ब्लड वेसल ओपन होगा, मसल ओपन होगा और क्विकली तांजीरो अपने मूवमेंट को बहुत ही तेजी से कर पाएगा एंड तांजीरो जब फाइनल इनविजिबल बन जाएगा देन ही विल बी एबल टू सी थ्रू द वर्ल्ड। अब इस फ्लैशबैक हम लोगों को पता चलता है एक बहुत ही बड़ा बियर है, इसने बहुत सारे लोगों को अकेले मार दिया और सडनली ये बियर तांजीरो के घर के बाहर आ जाता है और वहां पर उसका बाप चला जाता है। द बेस्ट थिंग इज वो बेल बजने से पहले उसके बाप को पता चल जाता ये बियर यहाँ पर आ चुका है। जो देख के तांजीरो शॉक हो जाता है। उसका बाप उसको वहां पर साथ में लेकर जाता है। उसका बाप बियर को वार्निंग देता है मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, तुम बस हमारे फैमिली को चोट मत पहुंचाना, और कोई भी चीज मेरी फैमिली के लिए डेंजर हुआ तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। बट ये बियर रोर करने लगता है उसको मारने के लिए और तांजीरो का बाप इमीडिएटली अपने एक्स के थ्रू एक सिंगल शॉट देख के पूरा सा गला काट देता है और ये तांजीरो देखने से पहले हो गया था इमीडिएटली उसका बाप इनविंसिबल बन गया था। जो देख के तांजीरो शॉक हो जाता है। मुझे मैं सोचने लगा इस बियर का साइज बहुत ही मैसिव था और ऊपर से इसका सर एक ह्यूमन साइज था। और छोटी सी एक्स को लेके उसका बाप एक बार नहीं 2 बार स्विंग किया और उस बियर को पूरा खत्म कर दिया। तांजीरो ये सब कुछ याद करने लगता और कंसंट्रेट करने लगता। सडनली ही वाज ट्राइंग टू सी थ्रू द वर्ल्ड
और वो आकाज़ो को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखने लगता है। इट वॉज मोर लाइक वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट देख रहा है, वो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट देख रहा है, और पूरे बॉडी के अंदर से एवरी सिंगल ऑर्गन वो देख पा रहा था। और ऐसे कुछ देखने के बाद तानिरो डिसाइड करता है वो उस एबिलिटी को बेस्ट वे में यूज करेगा आकाज़ा को डिफीट करने के लिए। आइए हम लोग देखते हैं गियोतोमियो का फाइट कर रहा है, और पर गियोतोमियो का बहुत स्ट्रगल कर रहा था। आकाज़ा उसके सामने आके बोलता है, देख के लग रहा है तूने अपने सारे वाटर फॉर्म को यूज कर लिया, अभी खेल खत्म करने का टाइम आ चुका है। मुझे खेल के बहुत मजा आया, अभी तेरा टाइम खत्म है। गियो ट्राई तो करता है, अपना सोर्ड स्विंग करता है, बट आकाज़ा एक सिंगल पंच के साथ गियो के सोर्ड को तोड़ देता है। जो देखे गियोतोमियो को शौक हो जाता है, बोले लगता है मैंने अपने सोर्ड को ऊपर से नीचे स्टैप किया, बट इसलिए नीचे से ऊपर पंच करके मैंने सोर्ड को तोड़ दिया। ये कितना स्ट्रॉन्ग है। आगे आकाज़ा गियो को रेंगो की तरह डोनट बनाने के लिए एक सिंगल शॉट देता है उसके चेस्ट पर, और आगे हम लोग देखते हैं आकाज़ा का हाथ ही कट जाता है। अरे हम लोग देखते हैं आकाज़ा वाज कंप्लीटली शॉक्ड, गियोतोमियो का वाज कंप्लीटली शॉक। बोले लगता है तांजीरो ने मुझे बचा लिया। अरे आकाज़ा रेज में चला जाता है, बोले लगता है मेरे बॉडी में एवरी सिंगल सेल मुझे बोल रहा है इस बंदे को अभी के अभी मार देने के लिए। कुछ तो है इसके अंदर जो बदल चुका है। अरे हम लोग ताकत तानिरो को इग्नोर करके गियोतोमियो को जान से मारने के लिए जाता है, पर टेक्निक डिप्लॉयमेंट करता है। स्पीड वाज ऑन होल अदर लेवल। जो देखे गियो बोलता है इसके स्पीड इसके रिफ्लेक्सेस पहले से बहुत बदल चुका है। आगे आता था गियो को अटैक करता है, गियो उसको डॉज कर लेता है, बट स्टिल गियो वाज सो फ्रिकिंग एंजॉयड। गियो का मरने का टाइम बहुत नजदीक आ चुका था, और गियो के सामने खड़े होकर आकाज़ा बोलता है तू रिंगो की तरह मर मत, अभी टाइम है एक डीमन बन जा। गियो आकाज़ा ये लाइन जब बोल रहा था उसके पीछे तांजीरो खड़ा था, बट स्टिल आकाज़ा तांजीरो को फील नहीं कर पाता है। यूं मन मन बोलते उसके पीछे तांजीरो उसके पीछे को फील नहीं कर पा रहा है। ये मौका है तांजीरो उसका सर काट सकता है, बट वहीं पर हम लोग देखते हैं तांजीरो उसके पीछे खड़े होकर चिल्ला के बोलता है आकाज़ा मैं तेरा गला काटने वाला हूँ। जो सुन के गियो कि भाई तूने चिल्लाया क्यों, तेरे पास बढ़िया मौका था, तो उसको मार सका, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर। आगे हम लोग देखते हैं आकाज़ा पीछे घूम जाता है, तांजीरो को अटैक देख के शौक हो जाता है, बिकॉज उससे पहले तांजीरो को उसने अटैक किया था, बट स्टिल जिंदा है, हिल पा रहा है, बट वो कुछ फील करता है। तांजीरो का प्रेजेंस पहले से बहुत डिफरेंट हो चुका है, उसका पैडल स्पीड एकदम गायब हो चुका है, वो तांजीरो के मूवमेंट को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाता है। और आगे हम लोग देखते हैं तांजीरो यूज करता है डांस ऑफ द फायर गॉड द सेटिंग सन, पर एक सिंगल स्लैश देता है, और स्लैश के साथ आकाज़ा का सर धड़ से अलग हो जाता है, उसके पूरे नेक को डिवाइड कर देता है। नेक तो उसके साथ ही जुड़ा था, बट स्टिल इट वॉज डिवाइडेड। अगर अटैक लेने के बाद आकाज़ा बोलता है आज तक अपनी पूरी लाइफ में कैसे इंसान को मैंने नहीं देखा जिसके अंदर कोई बैटल स्पिरिट है ही नहीं। देखा वो सिंह इवन जो न्यू बॉर्न बेबीज होता है उनके पास भी बैटल स्पिरिट होता है, पर इस बंदे ने अपने पूरे बैटल स्पिरिट को कैसे गायब कर दिया। इट वॉज मोर लाइक आकाज़ा के सामने कोई इंसान नहीं है, एक प्लांट खड़ा है, समझ रहे हो। तांजीरो ने अपने पूरे प्रेजेंस को गायब कर दिया ब्रो। अरे हम लोग देखते हैं आकाज़ा बोलने लगता है ठीक है ऐसा होता है, बैटल में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है और इसके साथ डील करना सीखना पड़ेगा। आकाज़ा बोलता है मैं सेंचुरी से मार्शल आर्ट सीखता हुआ है ऐसे डिफीट होने के लिए। आगे आकाज़ा तांजीरो के आंखों की तरफ देखता है और बोलता है इसके आंखों में कोई हेट्रेट नहीं है, कोई मर्डर इंटेंट नहीं है, और फाइट करने का कोई विल भी नहीं है। यहाँ पर गियो तांजीरो को लग रहा था खेल खत्म है, बट आकाज़ा अपने सर को जोड़ लेता है और बोलता है नॉट येट, ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ, समझ लो। उसको पूरा नेक काट दिया, पूरा डिवाइड कर दिया, बट स्टिल आकाज़ा अपने सर को पकड़ के रखता है। तांजीरो गियो शॉक हो जाता है। आगे गियो इमीडिएटली अपने सूट को फेंक के मारता है, सर पे लगता है और सामने से बाहर आ जाता है। आकाज़ा का सर धड़ से अलग हो जाता है, बट स्टिल वो बिना सर के खड़ा था और बोल रहा था मैं यहाँ पर सब कुछ खत्म हो नहीं दे सकता, मैं यही से स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। हम लोग देखते हैं फाइनली आकाज़ा का जो सर है तो गायब होता हो जा रहा था, डिसइंटीग्रेटेड हो रहा था। ये देख के तांजीरो बोलता है फाइनली ये सब कुछ खत्म है, हम लोग यहाँ पर जीत चुका है। तांजीरो हिल नहीं पा रहा था, उसको पूरा बॉडी नंब हो चुका था, बट अरे गियो नोटिस करता है आकाज़ा की जो बॉडी है वो क्रम्बल नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। वो शॉक हो जाता है। आगे आकाज़ा अपने पैर को यूज करके टेक्निक को डिप्लॉयमेंट करता है, जो देख के यो दोनों का सर फट जाता है। यूज देखिए ये हिल रहा है। हम लोग देखते हैं उसका सर फिर से धीरे धीरे क्या रीजनरेट हो रहा है। आकाज़ा बिना सर के तांजीरो को एक हैवी किक करता है, जिससे तांजीरो दीवार के अंदर घुस जाता है और वो एकदम बेहोश हो जाता है। हम लोग देखते हैं आकाज़ा बिना सर के मूव कर रहा है। यार बेसिकली आकाज़ा वाज ट्राइंग टू डू समथिंग जो मुजान करता है, अपना विक स्पोर्ट पूरा चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तुम समझ रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, ये ऑलमोस्ट इमॉर्टल हो चुका है ब्रो। अरे गियो तुम आकाज़ा को रोकने के लिए ब्रीथ ऑफ वाटर फोर्थ फॉर्म यूज करता है, उसके बॉडी को स्लैश के ऊपर स्लैश करता है, बट गेस व्हाट आकाज़ा रीजनरेट करने लगता है। जो देखे गियो वाज लाइक कि इसका सर कट चुका है, बट इससे कैसे रीजनरेट हो रहा है। अरे हम लोग देखते हैं आकाज़ा तांजीरो को मारने के लिए जाता है। गियो चिल्ला के बोलता है तांजीरो को मारने के लिए तुमको पहले मुझे मारना पड़ेगा, और वही पर सडनली हम लोग देखते हैं आकाज़ा एक लड़की को देखने लगता है। ये लड़की आके आकाज़ा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है हाकुजी सान बहुत हो चुका है, प्लीज अभी रुक जाइए। शी वॉज क्राइंग देयर
एंड शी इज रिलेटेड टू आकाशा's पास्ट। आगे ये तुम्हें ठान लेता है, नो मैटर व्हाट वो तानीर को प्रोटेक्ट करने वाला है। अगर उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़े तो फर्क नहीं पड़ता। आकाशा फिर से उसको मारने के लिए जाता है और हम लोग देखते हैं ये लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलने लगती है प्लीज डोंट डू इट। शी वाज सेइंग उनको जाने दो। आकाशा पूछने लगता है तुम कौन हो? पहले एक चीज क्लियर कर दो, आकाशा डिमैन बनने के साथ उसके पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ जो मेमोरीज है सब कुछ मिट चुका है, सब कुछ भूल चुका है ब्रो। अरे हम लोग देखते हैं ये लड़की आकाशा के हाथ पकड़ के रोने लगती है, बोलती है उनको जाने दीजिए, चलिए हम लोग दुनिया के उस साइड में चले जाता है। आकाशा बोलता है वो नहीं जा सकता है, इस सारे लोगों को उनको मारना पड़ेगा, आकाशा को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और अगर आकाशा बोलता है अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगा तो मैं उस चीज को वापस नहीं ला सकता हूँ। और सडनली हम लोग देखते हैं आकाशा की फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। फ्लैशबैक के स्टार्टिंग में ये बोला जाता है द मेडिसिन फॉर माई डैड। अगर वह स्ट्रांग नहीं बनेगा तो अपने बाप के लिए दवाई नहीं लेकर जा पाएगा। बस सिनेरियो ऐसा है कि आकाशा का बाप बहुत ज्यादा बीमार था, उनके लिए दवाई की जरूरत थी, वो लोग बहुत करीब थे, तो आकाशा चोरी कर रहा था। आकाशा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा था ताकि वो चोरी करके बहुत तेजी से भाग पाए, लोग उसको पकड़ ना पाए। तो आकाशा वो सिंह अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगा तो जो लोग मेरे से रिवेंज लेने आएंगे उसको मैं हरा नहीं पाऊंगा, अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगा लोग मेरे को मारते हुए जाएंगे। और वही पर हम लोग देखते हैं आकाशा चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। आकाशा को बहुत ही ब्रूटली मारा जाता है, मारती रहता है ब्रो। और एवरी सिंगल टाइम आकाशा चोरी करते पकड़ा जाता है और उसको बहुत ही ब्रूटली मार के एक टैटू किया जाता है उसके हाथ पे, जिसको बोला जाता है पिक पॉकेट टैटू। जो देखने के बाद ही लोग को पता चलता है ये चोर है, ये क्रिमिनल है। तो आगे हमको पता चलता है आकाशा के पास सभी 3 पिक पॉकेट टैटू आ चुका है। इसका मतलब 3 बार आकाशा पकड़ा गया चोरी करके और 3 बार उसको मार के टैटू कराया गया। तब उसको वार्निंग दिया जाता है अगर नेक्स्ट टाइम आकाशा चोरी करेगा उसका हाथ ही काट देंगे वो लोग। अरे हम लोग तो ये सुन के आकाशा हंसते हुए बोलता है चलो नेक्स्ट टाइम मेरा सर काट देना, अगर मेरा सर काट दोगे तो मेरे पास मेरा पैर रहेगा, इस पैर को यूज करके मैं चोरी कर सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम मेरे को पकड़ नहीं पाओगे। अरे हमको पता चलता है बस 11 साल की उम्र में आकाशा एक के बाद एक क्राइम करता हुआ जा रहा था, मतलब चोरी के ऊपर चोरी, डकैती के ऊपर डकैती, और ये सब कुछ वो कर रहा था अपने बाप के लिए ताकि वो अपने बाप के लिए मेडिसिन खरीद पाए। अरे आकाशा का पनिशमेंट खत्म होने के बाद आकाशा घर आ रहा था, वही पर कोई आके आकाशा को बोलता है तुम्हारे बाप ने फिर से सुन लिया कि तुम पकड़े गए चोरी करते हो। और इस बार आकाशा की बाप ये सुन के अपने गले में फांसी लगा थी, वो मर चुका। जो सुन के आकाशा ट्रॉमा में चला जाता है भाई। हम लोग देखते हैं आकाशा का बाप मरने से पहले उसको एक लेटर लिख के गया, वो अपने बाप की ग्रेव के सामने जाके खड़ा हो जाता है और लेटर रीड करता है। वहाँ पर लिखा था डियर हाकोजी, लिव एन ऑनेस्ट लाइफ, यू कैन स्टिल टर्न ओवर ए न्यू लीफ। मैं दूसरे लोगों से चोरी किए हुए पैसों से जी नहीं सकता, तुम्हारे ऊपर बोझ बनने के लिए माफी चाहता हूँ। अरे लाइन खत्म करके उसके बाप ने फांसी लगा दी। अरे हम लोग देखते हैं आकाशा अपने बाप के ग्रेव में जाके रोने लगता है, बोलने लगता है पीस कैसे हो सकता है बिना पैसों के, और रोते हुए बोलता है दिस वर्ल्ड कैन गो एंड फक ऑफ। अरे हम लोग देखते हैं जितने लोगों ने आकाशा को पकड़ा था, टॉर्चर किया है, वो सारे लोग को आकाशा मारने लगता है, पेलने लगता है, मारते हुए बोलने लगता है हम लोग ऐसे क्यों जीता है, मेरे बाप को यहाँ पर मरना क्यों पड़ा। आकाशा बहुत ही गुस्से में था, वो लोगों को मारते हुए बोलने लग रहा था मेरा बाप ने ऐसा क्यों बोला कि वो मेरे ऊपर एक बोझ थे, ऐसा नहीं था ना, मेरे बाप ने मेरे से माफी क्यों मांगा। अरे आकाशा बोलने लगता है मेरे बाप ने कभी कुछ गलत तो नहीं किया ना, और जो पनिशमेंट चोरी करने के बाद मुझे मिलता तो उससे मुझे दर्द भी नहीं होता था। आकाशा का स्ट्रगल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वाज सो टफ। आगे हमको पता चलता उसके बाप के लिए उसने जितने बार पैसे चोरी करने का, जितने बार पकड़ा गया, एवरी सिंगल टाइम उसको मार मार उसके हड्डियां तोड़ा गया, बट स्टिल आकाशा वाज लाइक ये सब कुछ मैं झेल सकता हूं अपने बाप के लिए, अगर ये सब कुछ मुझे 100 साल तक करना पड़े तो मैं करता हुआ जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी सिंगल टाइम वो लोग आकाशा को पकड़ के मेडिसिन के लिए पैसे मांगते थे, बट आकाशा बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेडिसिन यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हम लोगों को पता चला आकाशा के बाप का हाल बहुत ज्यादा खराब हो रहा था डे बाय डे। आकाशा उनको बढ़िया खाना पीना सब कुछ देना चाहता था, बट आकाशा के पास उतना कुछ था नहीं ब्रो। आगे आकाशा का सवाल एक ही था, डैड आप मरे क्यों, आपको फांसी में क्यों लटक दिया, मैं आपके लिए खुद मर सकता हूँ। और वही पर हम लोग देखते हैं बदला लेने के लिए आकाशा ने वहाँ के सब लोगों को पेला, एवरी सिंगल वन ऑफ देम। और इस तरह दूर से कोई बंदा देखता है और आकाशा की तारीफ करता है कि बोलता है मुझे किसी ने कॉल करके बोला यहाँ पर कोई बच्चा 7 एडल्ट्स को अकेले मार रहा है, इस चीज को मैं यहाँ पर देखने के लिए आ गया। आगे बंदा आता है, स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हारे पास बढ़िया मसल है, बिना कोई वेपन के तुम इतने सारे एडल्ट्स को खत्म कर दी। आगे हम लोग देखते हैं आकाशा में जो करंट बॉडी है, ये सवाल करते कि सब कुछ क्या चल रहा है, मैं सब कुछ क्या देख रहा हूँ, क्या ये सारी चीजें मेरे मेमोरीज है। अरे हमको पता चले बंदा आकाशा को ऑफर किया था अपने डोजो में ज्वाइन करने के लिए ताकि आकाशा को वो बहुत कुछ सिखा पाए, पर आकाशा वाज टू एंग्री और उनको मारने के लिए जाता है, बट वो आकाशा को इमीडिएटली हरा देता है। हम लोगों ने देखा ये बंदा आकाशा को अपने डोजो में लेकर आता है और इनका नाम है केइजो। ये अपना एक डोजो चलाता है जहाँ पर ये मार्शल आर्ट सिखाता है, बट इनके पास एक सिंगल स्टूडेंट नहीं है। आकाशा इज द फर्स्ट वन। आज हमको पता चले केइजो की एक बेटी है जो बहुत बीमार है,
तो वो चाहते हैं आकाजा उनको देखी। ऐसे करने से क्या होगा, उनको अपने काम के लिए भी टाइम मिलेगा और आकाजा उनकी बेटी की ध्यान रख सकता है। आगे आकाजा इस केजो अपने मास्टर को देख के ना बोले लगता है ये तांजिरो बस उसी की तरह है, उसकी आंखें उनकी तरह ही है। इस रीजन में तांजिरो को कभी पहले से पसंद किया ही नहीं। और आगे हम लोग देखते हैं आकाजा उस रूम में जाता है जहाँ पर उसकी बेटी है और हमको पता चलता है इनका नाम है कोयोकी। और उसको देखने के बाद आकाजा को अपने बाप की याद आती है, बिकॉज आकाजा का बाप भी बहुत ही बीमार था और यहाँ पर ये लड़की भी बीमार है। अरे कोयोकी का बाप आकाजा को कोई रूप से इंट्रोड्यूस कराता और बोलता है ये बंदा मुझे अपना नाम नहीं बोल रहा है, तब से मैं पूछ रहा। पर कोयोकी आकाजा का ये हाल देख के पूछता है क्या तुम ठीक हो और यू हर्ट। आकाजा के दिमाग में सारे मेमोरी था। आकाजा बहुत ही गुस्सा कर रहा था और आकाजा अपने बाप को याद करते बोलता है जो कमजोर लोग हैं वो हमेशा माफी क्यों मांगता है। अपने बाप को याद करता बिकॉज उसका बाप बहुत बीमार था, नॉइस करता, ब्लीडिंग होता था, तो आवाज होती थी, तो उसका बाप बार बार माफी मांगता था, बोल रहा कि सॉरी आवाज आ रही है। इसका बाप हमेशा माफी मांगता। आगे आकाजा बोलने लगता है उनका जो कफ है वो कभी रुकता नहीं, वो नॉर्मली ब्रीथ करना चाहता है बट कर नहीं पाता बिकॉज वो लोग बीमार है। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा वाज टेकिंग केयर ऑफ कोयोकी। कोयोकी वहाँ पर अगेन सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से आकाजा ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जा पा रहा है, उसका ध्यान रखना पड़ रहा है। और आकाजा के थ्रू हमको पता चलता है कोयोकी की बॉडी बहुत कमजोर थी, पूरी रात पूरा दिन अगर उसका ध्यान रखने में बिजी था। आकाजा बार बार उसके सर पे जो कपड़े हैं वो चेंज कर रहा, जो कपड़े उसने पहन के रखा है वो कपड़े भी आकाजा ने चेंज करके दिया। वो बीमार था, उसको बार बार पानी पीना था, पानी पीने के बाद अब जो वॉशरूम में जा रही थी वहां पर भी आकाजा लेकर जा रहा था। मतलब A to Z पूरा उसका टेक केयर कर रहा था आकाजा। तो ये सब करते आकाजा मनी मन बोलता है इससे पहले भी मैंने अपने बाप को नर्स किया, ये सब कुछ करवाया, ये सब करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। हम लोग देखते हैं कोयोकी आकाजा को बोलती है तुम चले जाओ, आज रात को फायरवर्क्स होने वाला है, तुमको वो एंजॉय करना चाहिए। पर आकाजा बोलता है जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम लोग एक साथ मिलके वो फायरवर्क्स देखेंगे। क्योंकि बोलती है साल में एक बार होती है। बट आकाजा बोलता है ठीक है, अगर हम साथ में आज नहीं देख पाएंगे तो देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट ईयर नहीं देख पाएंगे तो उसके बाद एक साल तो आएगा ना, हम लोग साथ में देखेंगे। ये सुन के कोयोकी आकाजा की तरफ देखने लगती है, वो इमोशनल हो जाती है। ये मोमेंट वाज हार्ट टचिंग ब्रो। आकाजा भी बोलने लगता है एक चीज मुझे बहुत अनोइंग लगता है, हम लोग जब बात करता है तब कोयोकी हमेशा कन्वर्सेशन के बीच में रोने लगती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उसको रोते हुए देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे हम लोग देखते हैं केइजो को आकाजा का नाम अपने बेटी से पता चल जाता है। वो बोलता है ओके हाकू, ओ हाकू जी है तुम्हारा नाम फिर, ओके। अरे हमको पता चले इस डोजो का जो मास्टर है वो कि सामुराई नहीं था, पर स्टिल इतने टाइम से इस डोजो और इस लैंड को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है। अब जितने टीचर्स डोजो को चलाता है ना, इस डोजो का एक सिनारियो है, बहुत बैंडेड्स आता है डोजो को टेक ओवर करने के लिए। और अदल बदल में जो डोजो है ना, वो डोजो वाले एक दूसरे के साथ लफड़ा करने की कोशिश करता है। इतने टाइम से केजो ने अकेले सब कुछ संभाला और वहाँ पर आगे चल के 3 साल का टाइम स्किप होता है। 3 साल से आकाजा उन लोगों के साथ रह रहा है और फाइनल हमको पता चलता है आकाजा 18 का हो चुका है और वहाँ पर कोयोकी 16 की हो चुकी है। अभी वो सब कुछ कर पाती है, वो एकदम नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है। जो बीमारी थी वो ठीक हो चुका है। आगे हमको पता चला केजो के इस डोजो का कोई सक्सेसर नहीं था। तो आगे एक दिन केजो आकाजा और कोयोको के साथ में बैठ के डिस्कस करता है। वो डायरेक्टली आकाजा को पूछता है उनका सक्सेसर बनने के लिए और इस डोजो को टेक ओवर करने के लिए। और इसी के साथ वो बोलते हैं कोयोको को भी अपने साथ रखने के लिए। मजरू आखिर ये सुन के शॉक हो जाता है। उसने मैं आकाजा भी कोयोको की तरफ देख के फ्लश करने लगता है। कोयोकी फ्लश करती है वहां पर और हम लोग देखते हैं आकाजा बोलता है मेरे पास क्रिमिनल टैटू है, मैंने कभी इतना बढ़िया फ्यूचर इमेजिन नहीं किया, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया कि लोग मुझे प्यार करेंगे। आगे बोलने लगता है मेरे डैड ने जो बोला था कि मुझे अच्छे से जीना है वो शायद सही थी, क्या मैं सच्ची में अच्छे से जी पाऊंगा। आगे हमको पता चलता है इस मोमेंट पे आकाजा को बस लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए था। ये जो 2 लोग है केइजो एंड कोयोकी, वो बस पूरा देख इन दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। हमको पता चलता है आकाजा की शादी होने वाली कोयोको के साथ। शादी होने से पहले वो अपने बाप के ग्रेव को विजिट करता है बताने के लिए कि वो शादी करने वाला है। वो अपने बाप को सब कुछ बता के सनसेट होने से पहले वो वहाँ से अपने घर वापस आ रहा था डोजो में। बट आने से पहले कुछ सुनने से पहले उसको पता चल गया था कि कुछ बुरा होने जा रहा है। अगर आकाजा घर आता है उसके डोजो मास्टर के स्टूडेंट उसको बताता है उनके घर के पास जो कुआं है उसमें किसी ने पॉइजन डाल दिया था। इस पॉइजन का पानी पी के सब लोग मर चुका है, एजो मर चुका है और उसी के साथ कोयोकी मर चुकी है। ये सुन के आकाजा वाज कंप्लीटली स्टन। ये करने के पीछे रीजन क्या था पता है? जो अगल बगल के डोजो है उन्होंने 1v1 बैटल में कभी आकाजा को डिफीट कर ही नहीं पाए। वो जो अंदर से एक जेलसी आती है ना, आउट ऑफ जेलसी उन लोगों ने ऐसा काम किया। अगर आकाजा बोलने लगता मैं हमेशा लोगों की मदद किया और मेरी शादी कोयोकी के साथ होने वाली थी। अब इस सब के बीच में हमारे सामने इस फ्लैशबैक के अंदर एक फ्लैशबैक आता है
जहाँ हम लोग देखते हैं फाइनली कोयोकी एंड आकाजा एक साथ फायरवर्क्स देख रहे थे। शी वाज सेइंग कि तुमको याद है बचपन में तुमने मुझे बोला था हम दोनों एक साथ मिलकर फायरवर्क्स देखेंगे। I'm getting emotional। आकाजा बोलता है नहीं मुझे याद नहीं है, बट वो लड़की बोलती है हाँ तुमने ऐसा बोला था, बट स्टिल ये सब कुछ याद है। उस दिन बोला था अगर आज हम लोग नहीं देख पाएंगे तो अगले साल देखेंगे, अगले साल नहीं देख पाएंगे तो किसी न किसी एक साल हम लोग देख ही लेंगे। हर कोयोकी ने आकाजा को बोला था, उसने कभी नेक्स्ट ईयर को फ्यूचर में इमेजिन किया भी नहीं था। हमको पता चलता है कोयोकी की मॉम उस बीमारी को देख के बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसे कोयोकी के मरते हुए वो नहीं देख सकी तो अपने आप की जान उसने ले ली। कोयोकी के बाप केसो ने कभी गिव अप किया नहीं, पूरे टाइम अपने बेटे को सपोर्ट करता हुआ है। आगे सब कुछ बोलते हुए आकाजा को बोलती है बट तुमने मेरा फ्यूचर देखा है आकुजी, तुमने मेरा साथ दिया। क्योंकि बोलते आकाजा ने मुझे नेक्स्ट ईयर वाला डायलॉग बोला था, वो लाइन सुन के कोयोकी वाज रियली हैप्पी। कोयोकी वाज सेइंग यू आर अमेजिंग आकुजी, विल यू बी माय हस्बैंड। ये प्रपोजल था भाई। ये सुन के आकाजा बहुत खुश था। आकाजा बोलता है हाँ मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, तुमको मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। और वही पर वो दोनों एक साथ फायरवर्क्स एंजॉय करता है। ये मोमेंट वाज रियली गुड भाई। आगे ये सब कुछ इमेजिन करते हुए आकाजा बोलता है ये वर्ड्स ये प्रॉमिस कुछ भी नहीं था, बस वर्ड्स बन के रह गए, मैं किसी को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाया। लेकिन सब हम लोग को पता चला सूर्य के डोजो पे ऐसे पॉइजन होने के बाद बाकी जो स्टूडेंट है सब लोग एक साथ मिलके जो नियर भी डोजो है केंजुत्सु डोजो जिन्होंने ये काम किया उनके सारे स्टूडेंट को मार दिया सीरियसली। एंड आकाजा वाज द वन जिसने सिंगल हैंडली 67 स्टूडेंट को खत्म कर दिया, ब्रूटली मार दिया, वो भी बिना कोई वेपन के अपने बेयर हैंड यूज करके एवरी सिंगल लोग को पटक पटक के मारा, उनके स्कल फोड़ दिया, बोन्स तोड़ दिया, उनके जो इनर ऑर्गन्स है सारे ऑर्गन्स को फोड़ दिया ब्रो। एक एक लोगों आकाजा ने इतना ब्रूटली मारा कि उन लोगों ने अपने ओरिजिनल फॉर्म को खो दिया, उनके बॉडी पार्ट मिसिंग चले गए। तो समझ लो कितना ब्रूटल इंसिडेंट। पूरे हादसे को एक फिक्शन टेल में रिलीज किया गया था, बट 30 साल बाद ये सब कुछ चला दिया। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा सारे लोगों को मारने के बाद बहुत गुस्से से आगे जा रहा था और वहीं पर हम लोग देखता है मुजान सामा को। मुजान आता है और बोलता है मुझे याद नहीं मैंने यहाँ पर कोई डेमन्स को तो भेजा नहीं, मैंने सुना यहाँ पर इतने सारे लोग मर गए तो मुझे लगा कोई डेमन ने ये काम किया, बट यहाँ पर आने के बाद मैं देख रहा यहाँ पर बस एक इंसान है। हाउ डिसअपॉइंटिंग, इंसान ने ऐसा काम किया। समझ लो मुजान को यहाँ पर खुद चल के आना पड़ा ब्रो। अरे मुजान आकाजा के सामने आके खड़ा हो जाता है। आकाजा उसको बोलता है यहाँ से हट जा, ये तो मैं चांद से तुझे मार दूंगा। मुजान हटता नहीं और आकाजा मुजान के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है। बट मुजान एक सिंगल पंच करता है आकाजा के सर पे और सामने से ये हाथ घुस के पीछे से बाहर आ जाता है। मुजान उसको अटैक करके बोलता है मैं सोच रहा था 12 स्ट्रॉन्ग डेमन्स को मैं क्रिएट करूंगा, हट क्या तुम मेरे ब्लड को झेल पाएगा। और आकाजा मुजान को बोलता है I don't give a fuck, I don't care। अगर इन सब के बाद हम लोग को पता चलता है आकाजा इसके बाद एक डीमन बन जाता है और उसके जितने मेमोरीज है विद कोयोकी के जो सारे मेमोरीज मिट जाता है। इवन तो आकाजा के पास प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बच्चा नहीं था, बट आकाजा एक ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता था जहाँ पर उसने सब कुछ खो दिया, अपने पूरे फैमिली को खो दिया। आगे आकाजा डीमन बनने के बाद 100 साल तक लोगों को मारता हुआ गया बिना कोई रीजन के। एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ कोई फायदा ही नहीं दिया आकाजा को, बस वो स्ट्रॉन्ग तो बनता हुआ गया, पर एक होता ना एक शांति वो आकाजा के पास नहीं था। और हम लोग एक सिनारियो दिखाया जाता है ये पैनल ब्रो, जहाँ पर आकाजा भी डेड बॉडी को पकड़ के रोने लगता है। ये मोमेंट बहुत इमोशनल था। आकाजा सफर्ड अ लॉट ब्रो एंड दिस इज द बेस्ट बैक स्टोरी इन द एंटायर डेमन स्लेयर एनिमे। आकाजा बोलने लगता है मैं उस जगह भी दोबारा नहीं जा सकता जहाँ पर मैंने अपने सब लोगों को खो दिया। आकाजा ये फाइट में वापस आता है और बोलता है जब अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद दिला के तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और इंसान है वो कमजोर होता है, सॉफ्ट होता है, उनको जीने का कोई हक नहीं है। हम लोग देखते तांजीरो का होश आ जाता है, आकाजा तांजीरो को मारने के लिए जाता है और तांजीरो के स्वॉर्ड के साथ जाता है, बट उसके हाथ से स्वॉर्ड स्लिप करके पीछे छूट जाता है। बट तांजीरो वहां पर रुकता नहीं, आकाजा वो पंच करता। आकाजा तांजीरो को मार नहीं जा रहा था, बट वही पर उसके सामने फिर से पुराना फ्लैशबैक आता। बट आकाजा वहां पर बोलता है मुझे कमजोर लोगों से नफरत है, इंसान से नफरत है, बिकॉज इंसान बहुत कमजोर होता है, वो फेस टू फेस फाइट नहीं करता, वो कुएं के अंदर पॉइजन डालता है। जो आकाजा के साथ हुआ फेस टू फेस फाइट ना करके उन लोगों ने ऐसा घिनौना काम किया। आकाजा बोलने लगता है वो मौके का फायदा उड़ाता है, वो कमजोर होता है, अपने प्रोटेक्टिंग फिस्ट यूज करके उन लोगों को मार दिया। अबे तो हम लोग देखते हैं आकाजा का सर रिजनरेट करने लगता है और आकाजा रिंगो को जो अटैक करके खत्म कर दिया था वही अटैक जियो के ऊपर यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। और दिस टाइम ये अटैक वो करता तो है बट गियो तुम का तांजीरो दूर चला जाता है। हम लोग देखते हैं आकाजा जानबूझ के सिम अटैक अपने ऊपर ब्लो करता है। तो देख के तांजीरो वो शॉक, वाज लाइक
आकाजा ने ये अटैक अपने ऊपर क्यों किया जानबूझ के? तांजीरो कुछ फील करता है, हम लोगों को पता है तांजीरो डेमन की इमोशन फील कर पाता है, तो तांजीरो फील करता है आकाजा से ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग। पर तांजीरो बोलता है आकाजा ने यहाँ पर स्माइल क्यों किया, और वही पर हम लोग देखते हैं ऑन अगेन आकाजा की पूरी बॉडी रीजनरेट होने लगती है। आकाजा बोलता है स्टॉप, रीजनरेट होना बंद करो, बहुत हो चुका है, दिस इज ओवर, ये मैच मैं हार चुका हूँ। आकाजा अपने बॉडी को रीजनरेट करने से रोक रहा था, पर उसको बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग है कि ऑटोमेटिकली रीजनरेट होता हुआ जा रहा था। इट्स मोर लाइक आकाजा अपने आप को डिफीट कर रहा है। तांजीरो और ग्यू ने आकाजा को डिफीट नहीं किया, उसने अपने आप को मारा भाई। अरे हम लोग देखते हैं आकाजा अपने डैड को देखने लगता है, वो बोलने लगता है डैड आर यू ओके नाउ? उसका डैड बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ हाकोजी। अरे हम लोग देखते हैं हाकोजी मतलब आकाजा अपने डैड से माफी मांगता है कि उसने अपने आप को फिक्स नहीं कर पाया। अरे हम लोग देखते हैं मास्टर भी आता है, बोलता है नो मैटर तुम क्या बन जाओ, पर तुम एक सन, एक बेटा या फिर एक स्टूडेंट बन के रहो, नो मैटर व्हाट, हम लोग कभी तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। और वही पर हम लोग देखते हैं मुसाहान आ जाता है और आकाजा को बोलने लगता है आकाजा तू बोल रहा है तुझे क्या करना है, तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। मुसाहान वहाँ पर आकाजा को डिफीट होने से रोक रहा था, ये सुसाइड करने नहीं दे रहा था। आकाजा बोलता है हाँ मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे अपना प्रॉमिस निभाना है। आकाजा फिर से रीजनरेट होने लगता है, बट सडनली हम लोग देखता है वो ओके आ जाती और बोलती है दैट्स इनफ हाकोजी सान थैंक यू। शी वाज सेइंग इट्स ओके, बहुत हो चुका है, अभी हम लोग अदर साइड जा सकते हैं। बट मुसाहान बार बार बोल रहा था आकाजा मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, फाइट करना है। पर आगे ऑटोमेटिकली आकाजा के आंखों से आंसू आ जाती है, वो रोने लगता है, वो चिल्ला चिल्ला के जोर से रोने लगता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा बट मैं ऐसा कर नहीं पाया, आई एम सॉरी। ये वो सीन मैंने एक सिंगल प्रॉमिस भी आज तक निभा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। एंड ये मोमेंट भाई बहुत इमोशनल था, बहुत हैवी इमोशन कैरी करता है, क्योंकि बोले लगता है आई एम ग्लैड कि तुमने हम सबको याद कर लिया, ये मेरे लिए इनफ है। आई एम ग्लैड कि तुम फिर से हाकोजी सान बन के हमारे पास वापस आए। हरारे कोयोके बोलती है वेलकम बैक माय हस्बैंड। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं आकाजा की बॉडी क्रम्बल होना स्टार्ट हो जाती है, आकाजा की बॉडी वैनिश हो जाती है, ये फाइट खत्म हो जाती है। और हम लोग देखते हैं आकाजा अदर साइड में चला गया अपने फैमिली के पास, जहाँ पर उसका मास्टर है, उसका बाप है और कोयोकी है। ये आकाजा के लिए एक हैप्पी एंडिंग था। इसी सिनारियो के साथ ये बैटल खत्म हो जाता है। इस बैटल से हम लोगों को पता चल रहा है आकाजा वाज सो स्ट्रॉन्ग। तांजीरो गियो तो पूरा ट्राई भी करता तो आकाजा को डिफीट कर ही नहीं पाता। आकाजा अपने आप को डिफीट कर नहीं पा रहा था भाई, अपने आप की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा था बट ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो रहा था। एट दिस पॉइंट आकाजा वाज कंप्लीटली इमॉर्टल। डेमन स्लेयर एनीमे मांगा के अंदर आकाजा वाज एन अनडिफीटेड डेमन, उसको किसने डिफीट कर ही नहीं पाया। आकाजा की बैक स्टोरी पास्ट वो सो टचिंग की फैंस ये रीड करने के बाद आकाजा को अपना फेवरेट अपर मून बना लिए ब्रो। तो चलो बाकी मैं चाहता हूँ पूरे फाइट आकाजा की बैक स्टोरी पे पूरे सिनेरियो के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कर दो। वीडियो तक देख रहे तो लाइक कर दो, और इन ट्रेंडिंग कैसल के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट पे जरूर बताना। 2000 कमेंट कर देना बस। चलो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।